जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेड आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 1 आज हमारा इस कोर्स का पहला लेक्चर है, कैफेड ऑडिट एंड एश्योरेंस। आज का लेक्चर बेसिकली ओरिएंटेशन क्लास होगी हमारी एक तरह से, जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। सब्जेक्ट की नेचर क्या है, इसकी नेचर समझने की कोशिश करेंगे। कुछ रिसोर्सेज जो हम इस क्लास में स्टडी कर रहे होंगे, यूज़ कर रहे होंगे, उनकी ब्रीफ डिस्कशन होगी। और ख़ास तौर पे हमारा लेक्चर प्लान क्या होगा, हम किस तरीके से लेक्चर को प्लान करेंगे, हमारे लेक्चर के कितने हिस्से होंगे और किस तरीके से डेली लेक्चर चला करेगा, ये हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट से रिलेटेड टेक्निकल कंसेप्ट तो शायद आज कोई भी डिस्कस नहीं होगा, लेकिन आज जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो आपके लिए इसलिए समझना जानना ज़रूरी है क्योंकि अगले पूरे जितने भी लेक्चर होंगे, हमारे 100 के करीब लेक्चर्स हैं, वो सारे इसी पैटर्न के ऊपर होंगे। सबसे पहले डेली क्लास में आपको लेक्चर प्लान डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसे अभी शायद डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, हाँ जी, अभी थोड़ी देर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसमें आपको बताया जाएगा, जैसे ये पोर्शन है ना आपके सामने ये नज़र आ रहा है, ये डेली बेसिस के ऊपर हम नहीं लिखेंगे। डेली बेसिस पे सिर्फ हमारा लेक्चर नंबर लिखा होगा, लेक्चर नंबर 2, 3, 4, या कुछ बेसिक कंसेप्ट सिर्फ होंगे, रेफरेंस वगैरह नहीं होंगे। रेफरेंस वगैरह आपको अलहदा से दे दिए जाएंगे। आपको एक छोटी सी पर्ची मिलेगी जिसमें लिखा होगा आपका डेली लेक्चर, ये लेक्चर नंबर कौन सा है और इस लेक्चर में आपने क्या पढ़ना है, इसके बाद होम असाइनमेंट क्या करनी है। ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न फॉर्म में दे दी जाएंगी ताकि जब आप घर जाएं तो आपको आसानी हो शाम में ये देखने के लिए, जब आप शाम में स्टडी करने के लिए बैठें कि आज हमने क्लास में क्या कुछ पढ़ा था, वो हमारी किताब में किस जगह पे है, मैंने किस सफ़ा नंबर की किस लाइन से शुरू करके किस लाइन तक ख़त्म करना है, और फिर मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस करना है, होम असाइनमेंट, ये सारा रेफरेंस आपको दे दिया जाए। यानी क्लास में जो कुछ भी डिस्कस हो रहा है वो आपको मिल जाएगा। जैसे फ़र्ज़ कीजिए किसी दिन आप छुट्टी करते हैं तो दोस्त से पूछते हैं ना आज सर ने क्लास में क्या पढ़ाया, तो वो सिर्फ ये प्लान आपके साथ शेयर कर देगा, आपको पता चल जाएगा कि आज की क्लास में क्या पढ़ा गया है और उसके बाद होम असाइनमेंट क्या है, ताकि आप उसको पढ़ के आ सके नेक्स्ट डे में, ताकि आप कैचअप कर सके। तो वो लेक्चर प्लान आपके साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है। फिर मैं डेली बेसिस पे आके इसी तरीके से आपको पहले 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा कंसेप्ट्स क्या हमने स्टडी करने हैं, और फिर उन कंसेप्ट्स की एक्सप्लेनेशन वगैरह डिस्कशन होगी। बाकी फर्दर मैं आपके साथ आगे डिस्कस करता हूँ। जो कुछ चीज़ें ज़रूरी समझता हूँ मैं आज के लेक्चर में आपके साथ शेयर करना, उनमें सबसे पहले तो इंस्ट्रक्टर, आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए आप कोई भी डिसीजन करते हैं ना, मैं अक्सर स्टूडेंट को पहले ये एडवाइस क्या करता हूँ स्टार्ट में, उससे पहले कुछ रिसर्च करते हैं या करनी चाहिए आपको। जैसे कि मोबाइल बाइंग का डिसीजन करते हैं, आप आई कैप का कैलकुलेटर बाई करने का डिसीजन करें, पता होता है आई कैप ने ये परमिसिबल कैलकुलेटर कहे हुए हैं, इसमें फंक्शन कौन से इस्तेमाल करने हैं। तो उसी तरह आप अपने प्रोफेशनल कैरियर का जो सबसे अहम डिसीजन होता है आपका, कि आपने क्लासेस किस टीचर से पढ़नी है, ये आपके प्रोफेशनल कैरियर का सबसे अहम डिसीजन होता है। तो आपको जानना चाहिए कि जो पर्सन जिसके पास आप कोई सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कम्पिटेंट है भी या नहीं है, ठीक है। तो चूँकि ये सीए का सब्जेक्ट है ऑडिट एंड एश्योरेंस, तो इसके लिए एक कम्पिटेंट पर्सन जो समझा जाता है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैंने सीए क्वालिफाई किया है, तकरीबन 15 साल हो गए हैं, और इन 15 सालों में तकरीबन 1 साल शुरू वाला निकाल के जो बाकी के 14 साल हैं वो मैंने फुल टाइम टीचिंग प्रोफेशन में ही गुजारे हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऊंच नीच होते रहे, कुछ पहले पढ़ाता था अब नहीं पढ़ाता, कुछ पहले नहीं पढ़ाता था अब पढ़ाता हूँ, लेकिन ये सब्जेक्ट जो ना ऑडिट, ये स्टार्ट से पहले बैच से लेके आज तक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा सीफैप लेवल पे भी है। जैसे आपके काउंटिंग के डिफरेंट स्टेप्स हैं ना, पहले आप इंट्रोडक्शन कैफ लेवल तक आप 3 दफ़ा काउंटिंग पढ़ते हैं। पहले इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग पीआरसी लेवल पे, फिर कैफ 1 एफआर 1, फिर कैफ 5 एफआर 2, ऐसा ही है 3, और फिर इसके बाद सीफैप लेवल पे भी है।
तो उसी तरह ये सब्जेक्ट आपका कैफ लेवल पे भी है और सी फैप लेवल पे भी है, तो मैं इसकी सी फैप लेवल की भी कोचिंग करवाता हूँ। अच्छा, अब एक चीज़, एक फ़र्क नोट कीजिए, मैं आपके जहन में फ़र्क बिठा रहा हूँ, अभी उसका इफ़ेक्ट एक्सप्लेन नहीं करूँगा। काउंटिंग का सब्जेक्ट आपको कैफ लेवल पे 3 दफ़ा पढ़ाया जाता है, टीआरसी, कैफ 1, कैफ 5। ऑडिट का सब्जेक्ट आपको कैफ लेवल पे अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, यानी जितना भी हमने नॉलेज देना ना आपको, वो इसी एक कोर्स में देना है जिसमें 100 के करीब हमारे पास सास हैं। और अगर इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखी जाए ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो मेरा पर्सनल व्यू है। पर्सनल व्यू का मतलब कि कोई और चाहे प्रोफेशनल तो डिसएग्रीमेंट हो सकता है उसका, वो ये है कि जिस लेवल तक आपको हमने पहुंचाना है ना, वो लेवल तकरीबन उतना ही है जितना कि काउंटिंग का है। प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जब आर्टिकल्स के लिए जाएंगे, कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे आर्टिकल्स के लिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी प्रेफरेंस होती है सीए फर्म्स, और सीए फर्म्स में आपका रोल होता है एज ऑडिटर अमूमी तौर पे। तो ऑडिट की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, वो मेरे ख़्याल में काउंटिंग की निस्बत ज़्यादा है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि जिस तरह काउंटिंग के कंसेप्ट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है ना, उसी तरह ऑडिट के कंसेप्ट्स को भी कम से कम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए कैफ लेवल पे, यानी इन शॉर्ट इसके 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। लेकिन बहरहाल आई कैप की मर्ज़ी, ज़ाहिर है, जैसे आई कैप डिसाइड करता है हमें वैसे पढ़ाना होता है। तो हमने इसी एक सब्जेक्ट में आपको 0 से स्टार्ट करवाना है। अभी तक आपको ऑडिट का कुछ भी नहीं पता, अलिफ बे भी नहीं पता, मैंने आपको अलिफ बे से स्टार्ट करवाना है और एंड तक जहाँ पे आई कैप की रिक्वायरमेंट है वहाँ तक लेके जाना है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम होने वाला है। हालांकि FR2 अगर आप देखें, आप समझ रहे होंगे कि FR2 बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट होता है, लेकिन मेरा ख्याल ये FR2 के टीचर को ये आसानी होती है कि उसे बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़ाने पड़ते। जो बेसिक बनाना होता है ना, ये बड़ा मुश्किल होता है। एडवांस कंसेप्ट सिखाना आसान होता है, बेसिक कंसेप्ट सिखाना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें हमने ध्यान रखना होता है छोटे छोटे कंसेप्ट्स का। इस एक लफ्ज़ को, इससे बच्चे के जहन में क्या कंसेप्ट आना चाहिए, ये बताना होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इन शॉर्ट, थोड़ी सी मेरी मेहनत ज़्यादा लगने वाली है इस सब्जेक्ट में, थोड़ी सी आपकी मेहनत ज़्यादा लगने वाली है। और इसकी रीज़न क्या है कि आपको जितने भी कंसेप्ट हमने समझाने हैं ऑडिट के, वो एक ही कोर्स में समझाने हैं। मेरे पास टोटल 100 लेक्चर्स हैं और एक लेक्चर की ड्यूरेशन इस दफ़ा हमने बढ़ाई है। पहले 1 घंटा 10 मिनट का लेक्चर होता था, मैंने कहा नहीं, प्रैक्टिस ज़्यादा करवानी है, ठीक है, तो 1 घंटा और 30 मिनट का हमने लेक्चर इस दफ़ा कर दिया है। तो टाइम बढ़ा है, तो मुझे थोड़ी तसल्ली है कि इंशाल्लाह हम कर लेंगे, लेकिन आपको भी थोड़ी एफ़र्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब कैसे ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको क्या करना चाहिए, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। फ़िलहाल सिर्फ आपको सब्जेक्ट का मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन करवा दिया है काउंटिंग के साथ, कि इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि ये मुश्किल है, मुश्किल नहीं, सब्जेक्ट मॉडरेट है, मतलब ईजी भी नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा लेंथी है। और ये लेंथी प्रॉब्लम किस वजह से है, क्योंकि 0 से लेके एंड तक जहाँ तक आई कैप की रिक्वायरमेंट है, इसी एक कोर्स में पढ़ाना है, 2 या 3 कोर्स नहीं है, वरना थोड़ा सा पहले वाले कोर्स में होता, थोड़ा सा बाद वाले कोर्स में। सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, सब्जेक्ट की नेचर क्या है। एक है काउंटिंग, एक है ऑडिटिंग, 2 सब्जेक्ट है, एक है अकाउंटिंग, एक है ऑडिटिंग, ये 2 सब्जेक्ट। इसी तरह 2 प्रोफेशनल्स होते हैं, एक है अकाउंटेंट, एक है ऑडिटर। अकाउंटेंट कौन है, जो काउंटिंग करता है। ऑडिटर कौन है, जो ऑडिट करता है। अच्छा, अकाउंटेंट क्या करता है, अकाउंटिंग में क्या करता है। अगर आप अकाउंटेंट का सारा काम एक लफ्ज़ में बताना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है। अकाउंटेंट क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझते हैं क्या होता है, वो जिसमें सारे साल की समरी होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5 चीज़ें होती हैं, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट चेंज इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट्स। ये 5 चीज़ें बनाता है अकाउंटेंट, ये है काउंटिंग। ऑडिट क्या है, ऑडिट है कि चेक करना कि ये 5 चीज़ें ठीक बनी है कि नहीं। यानी काउंटिंग है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट है
चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब है पहले अकाउंटिंग होती है, बाद में ऑडिट। बल्कि हमारे ऑडिट के प्रोफेशन में एक लफ्ज़ बोले, सेंटेंस बोला जाता है कि जहाँ पे अकाउंटेंट का काम ख़त्म होता है ना, वहाँ पे ऑडिटर का काम शुरू होता है। क्योंकि जाहिर है जब चीज़ बनेगी उसके बाद ही चेक किया जाएगा ना कि ठीक बनी है कि नहीं बनी। तो ऑडिट सब्जेक्ट में क्या करेंगे, हम सीखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग में क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिट में क्या सीखेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऑडिटर और अकाउंटेंट के रोल में थोड़ा सा फर्क आपको समझ आ गया। अच्छा, मुझे फिर छोटा सा क्वेश्चन बताए, इस छोटे से क्वेश्चन के पीछे एक बड़ा कंसेप्ट छुपा है। कंसेप्ट, छोटा क्वेश्चन क्या है कि क्या अकाउंटेंट ही वेरिफिकेशन कर सकता है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, नहीं कर सकता। क्योंकि अपना काम अगर कोई खुद चेक करे, या तो उसे कोई गलती नज़र नहीं आती या वो किसी को गलती बताता नहीं है। तो इसीलिए बिल्कुल अकाउंटेंट का काम अकाउंटेंट करे, ऑडिटर का काम ऑडिटर करे। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन याद रखिएगा एक और बात भी लिखी हुई है, अकाउंटेंट के लिए ऑडिटिंग सीखना ज़रूरी नहीं है, ऑडिटर के लिए अकाउंटिंग जानना भी ज़रूरी है। क्यों ऑडिटर के लिए अकाउंटिंग सीखना क्यों ज़रूरी है? तो उसे अकाउंटिंग आएगी तो वो देख सकेगा ना कि सही बनी है कि नहीं चीज़। तो उसके लिए अकाउंटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, ऑडिटिंग स्किल भी होनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑडिट कैफ 8 सब्जेक्ट पढ़ने से पहले लाजमी है कि आपने कैफ 1 FR 1 पढ़ा हुआ हो। पास नहीं बोल रहा, क्या बोलना, कंसेप्ट पढ़ा हुआ हो, पढ़ा हुआ हो। कैफ 8 का सब्जेक्ट पढ़ने से पहले क्या ज़रूरी है, कैफ 1 पढ़ा हुआ हो। क्योंकि अगर पूरा पढ़ा हुआ ना, तो मुझे पता है, मैं उस्ताद हूं, मुझे पता है कि पास और फेल एक बराबर होते हैं, पर थोड़ा सा कुछ परफॉर्मेंस का फ़र्क बढ़ जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं ना जो फेल होते हैं, वो 40+ की लाइंस में होते हैं। 40+ वाले को सब्जेक्ट की ऊंच नीच का पता होता है कि ये क्या है, कैसे करना। नेचर क्या है, नेचर गौर से समझ लीजिएगा, नेचर गौर से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टूडेंट बार बार करते हैं। पहले बताइए, समझ आ गया? इसमें करते क्या हम, नेचर क्या है इसकी, नेचर यह है जजमेंटल सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट की नेचर क्या है, जजमेंटल, जजमेंट। इसमें जजमेंट अप्लाई की जाती है। जैसे आपसे पूछा जाए अकाउंटिंग कैसा सब्जेक्ट, आप कहें न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। आपसे पूछा जाए इकोनॉमिक्स कैसा सब्जेक्ट है, सर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। लेकिन ऑडिट ना न्यूमेरिकल है ना थ्योरेटिकल है, इसको कहा जाता है ये प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी ऐसा जिसमें जजमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिकल क्यों मैं कह रहा हूं इसको, देखें ये बज़ाहिर दिखने में थ्योरी जैसा होगा, यानी पैराग्राफ फॉर्म में होगा, बज़ाहिर दिखने में थ्योरी जैसा होगा, जैसे थ्योरी के पेपर, इकोनॉमिक्स का पेपर, जैसे बिजनेस लॉ का पेपर, जैसे कंपनी लॉ का पेपर। कुछ चैप्टर्स में कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व होगी, जैसे फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन हुआ करते थे। लेकिन ओवरऑल ये ना थ्योरेटिकल है ना न्यूमेरिकल है, यह है प्रैक्टिकल। का मतलब क्या है, इसका एक मतलब ये है कि इसमें जो लफ्ज़ भी आप पढ़ेंगे ना 100% प्रैक्टिस में अप्लाई होता है। ये बात जहन में बिठा लीजिए। आप अपनी एजुकेशन लाइफ में जो आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन में पढ़ा ना, 12 साल में 14 साल में FA BA किया, जो कुछ पढ़ा उसमें शायद ही कोई काम की चीज़ आपने सीखी हो। हाँ, मैथ में देखें पता नहीं क्या कुछ वो सिखाते हैं, वो क्या क्या होता है पता नहीं, क्या कुछ होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, वेरिएंस और पता नहीं क्या, कुछ काम के नहीं है। कभी आपने अप्लाई किया प्रैक्टिकल लाइफ में? नहीं किया आपने कभी। शायद लेस देन 10%, अगर चीज़ें अप्लाई भी की हो ना, लेस देन 10%। प्रैक्टिस में हम जितना वो पहली क्लास में मैथ सीख लेते हैं ना, प्लस माइनस, प्रैक्टिस में वही अप्लाई होता है, आप देख लें। और वो भी कैलकुलेटर पे। और हमें कहते हैं नहीं भाईजान कैलकुलेटर के बगैर ही सारी उम्र सिखाते रहे, टेंशन बनाते रहे। बहरहाल तो ये सब्जेक्ट, इसकी एक एक चीज़ प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिस में अप्लाई होगी, ये बात ज़हन में रखिएगा। और दूसरा बड़ी चीज़ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये जजमेंटल है। जजमेंटल का मतलब क्या, इसमें आपको अपनी जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगी। जजमेंट देखें, एक चीज़ इसमें और अकाउंटिंग में कॉमन है, ऑडिट के सब्जेक्ट में और अकाउंटिंग के कंसेप्ट में एक चीज़ कॉमन है। वो क्या है, अकाउंटिंग सब्जेक्ट के भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। आपने सुना होगा IFRS का, कभी नाम सुना? अकाउंटिंग के भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हें कहते हैं IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स।
ऑडिटिंग के भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, यानी ऑडिटिंग भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होती है। उन्हें कहते हैं ISAs, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो हमें काउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बताते हैं भाई, काउंटिंग कैसे करनी है, इन्वेंट्री की काउंटिंग कैसे करनी है, फिक्स एसेट्स की काउंटिंग कैसे करनी है, और क्या इनटेंजिबल एसेट्स की काउंटिंग कैसे करनी है, भाई यही सिखाते हैं ना। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या सिखाते हैं भाई, वो भी तो यही सिखाते हैं, क्या कि इन्वेंट्री की ऑडिटिंग कैसे करनी है, अकाउंटिंग नहीं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है ना, तो सिखाएंगे इन्वेंट्री की वेरिफिकेशन कैसे करनी है। एक ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड है जो सिखाता है फिक्स एसेट्स की वेरिफिकेशन कैसे करनी है। एक ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड है वो सिखाता है एस्टीमेट्स की ऑडिटिंग कैसे करनी है, वेरिफिकेशन कैसे करनी है। तो जिस तरह IFRS आपको बताते हैं ना, डिफरेंट, हर ISA का एक स्कोप है जो ये बताता है कि इस चीज़ को आपने कैसे काउंट फॉर करना है। उसी तरह ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी है हमारे ऑडिट के प्रोफेशन में, जो ये सिखाते हैं कि इस एरिया, इस चीज़ को, इस अकाउंट को आपने कैसे वेरीफाई करना है। लेकिन जिस तरह अकाउंटिंग आपको हर चीज़ की अकाउंटिंग नहीं सिखाती, IFRS आपको हर चीज़ की अकाउंटिंग नहीं सिखाते, ये आपको पता है ना। IS2 है, बड़ा पुराना पढ़ा हुआ मैंने, लेकिन IS2 मेरा हाल अभी ऐसे होगा इन्वेंट्री का, वो आपको ये तो कहता है कि FIFO के ऊपर वैल्यूएशन करो इन्वेंट्री की, वो कहता है वेटेड एवरेज के ऊपर करो, LIFO के ऊपर ना करो, सिखाता है ना। लेकिन FIFO के ऊपर कैलकुलेशन कैसे होगी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं सिखाता। IS2 में कहीं पे भी आपने देखा कि उसने कोई एग्जांपल दे के बताया हो कि FIFO की इस तरीके से टेबल बनेगा, ये रिसीट्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, बैलेंस आएंगे, वो स्टैंडर्ड नहीं बताता। वो फिर वो टीचर आपको सिखाते हैं, लेकिन आपके जहन में, आपके सामने क्या चीज़ लाना चाह रहा हूँ, वो स्टैंडर्ड। इसका मतलब है स्टैंडर्ड हर चीज़ की, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग, मुझे कंफर्म नहीं है, मेरा हाल है कैश एंड बैंक के ऊपर, इसकी काउंटिंग के ऊपर कोई काउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। कोई काउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना नहीं सिखाता, हालांकि आप काउंटिंग में बनाते हैं। तो काउंटिंग स्टैंडर्ड में हर चीज़ की काउंटिंग नहीं है, जो अहम चीज़ें हैं, प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, उनकी काउंटिंग है, हर चीज़ की काउंटिंग नहीं। एग्री करते हैं। उसी तरह ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में भी याद रखें, उन्होंने जो डिफरेंट फ्रीक्वेंट सिचुएशंस हैं ना, या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं, उनके बारे में तो हमें बताया है, इस सिचुएशन में ये काम करो, इस सिचुएशन में ये वेरिफिकेशन करो, इस सिचुएशन में ऐसे वेरिफिकेशन करो। लेकिन एंड पे उन्होंने एक बात लिख दी, क्या उन्होंने कहा, ये पॉसिबल नहीं है कि हमारी ये जो 2-3 किताबें हैं 2-2.5 हज़ार सफ़ों की, इसमें हम दुनिया की हर कंपनी की, हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, हर आइटम की वेरिफिकेशन सिखाएं, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम आपको ज़्यादातर चीज़ों की ऑडिटिंग तो सिखा रहे हैं, फिर उसके बाद हम आपको कुछ असूल सिखाएंगे। जब आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, ज़रा असूल याद रखिएगा, ये है मैं असूल बताने जा रहा हूँ आपको। जब आपके सामने ऑडिट करते हुए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में कहीं पे डिस्कस की गई है, तो आपने क्या करना है, वो जो डिस्कस की गई है उसके मुताबिक ऑडिट करना है। लेकिन अब ज़रा गौर से सुनिएगा, लेकिन अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में डिस्कस नहीं हुई, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, मेरा तो ख्याल है इसको छोड़ देना चाहिए, भाई हमें सिखाया ही नहीं, अपनी जजमेंट अप्लाई करनी है। क्या करना है, अपनी जजमेंट, अपने अंदाजे से आपने डिसाइड करना है कि क्या होगा। जजमेंट कौन सी, पर्सनल जजमेंट नहीं। एक जजमेंट ये भी हो, हाँ भाई मैच हो रहा है, भाई कौन पहले बारी लेगा, और टास्क करते हैं, हेड आ गया आप पहले बारी ले लेना, टेल आ गया मैं पहले बारी ले लूँगा। ये प्रोफेशनल जजमेंट नहीं है, ये भी जजमेंट है, ये प्रोफेशनल जजमेंट नहीं है। भाई आज आप कौन से वाले एरिया का ऑडिट करेंगे, इन्वेंट्री का के फिक्स एसेट्स का? कहेंगे सर आज का दिन है पीर, मेरे लिए बड़ा अच्छा दिन रहता है, आज मैं फिक्स एसेट्स का ऑडिट करूँगा, और इन्वेंट्री का ये भी एक जजमेंट है, लेकिन ये पर्सनल जजमेंट है।
ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इसकी इजाज़त नहीं देते प्रोफेशनल जजमेंट की। प्रोफेशनल जजमेंट कौन सी होती है? जो आपको सिखाई जाती है, जो आपको पढ़ाई जाती है, जो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, जो आप अपने नॉलेज से सीखते हैं। ठीक है, तो ये इस सब्जेक्ट में अक्सर क्वेश्चंस में आपको क्या करना पड़ेगा? जजमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी। यहीं पे वो फर्क है जो सबसे ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करेगा जब आप इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। याद रखिएगा, बल्कि लिख लें, अकाउंटिंग में जजमेंट नहीं होती, ऑडिटिंग में जजमेंट होती है। लिख लें इसको, अकाउंटिंग में जजमेंट नहीं होती, ऑडिटिंग में जजमेंट होती। कुछ जगहों पे आती है, वो एडवांस लेवल पे अकाउंटिंग में भी आती है, लेकिन फिलहाल कैफ लेवल पे आपको रूल सिखा रहा हूँ। अकाउंटिंग में जजमेंट जी। हाइब्रिड क्लास में मेरी आवाज़ अगर सही पहुंच रही है तो एक दफ़ा हाथ उठा दीजिए। हाइब्रिड क्लास वाले, हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4 वाले, रूम नंबर 6 वाले, शाबाश। अकाउंटिंग में जजमेंट नहीं होती, ऑडिटिंग में जजमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझिए इसका मतलब क्या है। भाई अगर फिक्स एसेट्स हैं 1 लाख के, डेप्रिसिएशन रेट है 10%। फिक्स एसेट 1 लाख, डेप्रिसिएशन रेट 10%। डेप्रिसिएशन एनुअल, इस साल की डेप्रिसिएशन क्या होगी? क्या होगी भैया? क्या होगी? 10,000 होगी। आपकी डेप्रिसिएशन क्या होगी? 10। आपकी भी 10,000 होगी। आपकी डेप्रिसिएशन क्या होगी? 10,000। आपकी भी 10,000। आपकी मेरे भाई क्या होगी? 10,000। ये हाइब्रिड वाले मुझे बताइए, हाइब्रिड वाले आपकी डेप्रिसिएशन क्या होगी? कॉस्ट है टोटल 1 लाख। 1 लाख बोला मैंने, 1 लाख, और डेप्रिसिएशन रेट है 10%। मुझे बताइए कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा? बताइए, शाबाश हाइब्रिड वाले भाई, कोई माइक लेके जाए इनके पास। 10,000। भाई सबकी 10,000। अगर ये भाईजान कह दें 8,000 है, इसका मतलब क्या है? गलत है। इसका मतलब है अकाउंटिंग में डिफरेंट आंसर इज रॉन्ग आंसर। अकाउंटिंग में डिफरेंट, नॉर्मली बता रहा हूं, एक्सेप्शंस हमेशा होती है। नॉर्मली डिफरेंट आंसर इज रॉन्ग आंसर। अच्छा, अब मुझे बताइए, अगर मैं ये पूछूं कि इन्वेंट्री की क्लाइंट के पास बैलेंस शीट में, हमारा जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, बैलेंस शीट में उसमें बैंक बैलेंस आ रहा है 10 लाख का, इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आपने खोल के देखा, कहीं पे गाइडेंस नहीं थी। क्या करेंगे आप? सोचे, सारे सोचे कैसे वेरीफाई करेंगे, सारे सोचे क्या करेंगे आप? बैंक अकाउंट को जाके चेक, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट चेक कर लेंगे जो हम कंपनी में बना होगा। आप क्या कह रहे थे? बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट, इन्होंने बोला बैंक स्टेटमेंट को चेक कर लेंगे। इन्होंने बोला रिसीट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से क्लोजिंग बैलेंस का अंदाजा हो सकता है बैंक का क्या है। इन्होंने बोला बैंक स्टेटमेंट, क्या बैंक स्टेटमेंट को देख के भी अंदाजा हो सकता है क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? एक और भाई, इन्होंने कहा सर हम ऐसा करेंगे कि बैंक को फोन करके पूछ लेंगे कि इस क्लाइंट का बैलेंस कितना है, या उसके पास जाके पूछ लेंगे कि बैंक का बैलेंस कितना है, कि इस कस्टमर का जो है कितना अकाउंट का बैलेंस है, क्या ऐसा भी पता चल सकता है? ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। इन भाईजान ने एक ही चीज को चेक कैसे करना है, एक ही काम कैसे करना है, इन्होंने कुछ और तरीका बताया, इन्होंने कुछ और तरीका बताया, इन्होंने कुछ और। जजमेंट है ना, कौन सही और कौन गलत? सारे ही सही। ये अजीब बात हो गई, ये डिफरेंट। उधर काउंटिंग में तो आपने कहा था सर 10 का 8 हुआ ना तो गलत हो जाएगा, और इधर आप कह रहे हैं सर इसका प्रोसीजर डिफरेंट है चेकिंग का, इनका प्रोसीजर। 3 डिफरेंट प्रोसीजर्स आए हमारे पास, और आपने कहा सर तीनों ठीक हो सकता है क्योंकि तीनों अल्टीमेटली एक ही मकसद पूरा कर रहे हैं। यही है जजमेंट। ये फर्क क्यों है? क्योंकि हर एक की जजमेंट डिफरेंट है, हर एक की सोच डिफरेंट है।
इसीलिए अक्सर जब आप ऑडिटिंग के सवाल कर रहे होंगे, जब अकाउंटिंग करेंगे ना उसके बाद जब ऑडिटिंग की बारी आएगी, जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, अकाउंटिंग का क्वेश्चन ठक ठक मैच करेगा, ये फिगर इसके साथ मैच, ये आप खुश होंगे, ये हाँ टैली टैली टैली, शाह कैश फ्लो टैली, बैलेंस शीट टैली, इनकम प्रॉफिट टैली। जैसे ही ऑडिट पे पहला सवाल करके देखेंगे परेशान हो जाएंगे, ये तो कुछ और लिखा है, ये कुछ और लिखा है, अगली लाइन में कुछ और लिखा है, इधर कुछ और लिखा है। भाई मैं तो गलत, मुझे तो समझ ही नहीं आई ये कैसे करना है। ऑडिट को रखते हैं साइड पे, कल सर क्लास में सर से पूछेंगे क्या मसला है। तो क्या मसला है इसमें? जजमेंट फर्क है, जजमेंट फर्क है। याद रखिएगा ऑडिट काउंटिंग के क्वेश्चंस आपके मैच हुआ करेंगे, ऑडिटिंग के क्वेश्चंस मैच नहीं हुआ करेंगे, मैच नहीं हुआ करेंगे। अमूमी तौर पे मैच, अकाउंटिंग में अगर मैच ना हो तो इसका मतलब है गलत है, लेकिन ऑडिट में अगर अमूमी तौर पे मैच ना होना इसका मतलब ये नहीं है गलत है, इसका मतलब है जजमेंट डिफरेंट है। एक ही काम करने के लिए उन्होंने कुछ और जजमेंट अप्लाई की, दूसरे ने कोई और जजमेंट अप्लाई की। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना भाई, कुछ समझ आ रहा है? असल मकसद पूरा करना है। ठीक भाई, कोई स्टूडेंट गाड़ी पे कॉलेज आया, कोई बाइक पे आया, कोई साइकिल पे आया, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आया, कोई पैदल आ गया, कौन सही है कौन गलत? सारे भाई मकसद क्या है? टाइम पे कॉलेज में पहुंचना। भाई जो किसी भी तरीके से वक्त पे क्लास में पहुंच गया है, वो जिस भी प्रोसीजर से पहुंचा हो वो ठीक है। ये असूल याद रखिएगा ऑडिट का। अकाउंटिंग के आपका सॉल्यूशन मैच होगा, ऑडिटिंग में अक्सर मैच नहीं हो, भी जाएगा अभी हो भी जाएगा, लेकिन अमूमी तौर पे मैच नहीं हो। क्यों नहीं होगा? जजमेंट का फर्क। ठीक है, लेकिन याद रखिए इसका यह मतलब नहीं है कि हमेशा ही डिफरेंट आंसर करेक्ट होगा, वो डिपेंड करता है अगर मकसद सेम है, मकसद सही, प्रोसीजर सही पहुंच गए, कंक्लूजन पे सही पहुंच गए। भाई कुछ बात समझ आ रही है? क्या सीखा हमने फिर इस सारी डिस्कशन के बाद? अकाउंटिंग के सॉल्यूशन मैच करेंगे, ऑडिटिंग के सॉल्यूशन मैच नहीं, क्योंकि प्रोसीजर जो होते हैं जो हम लिखते हैं जजमेंट पे डिपेंड करता है। इवन बाज़ औक़ात प्रोसीजर एक ही होता है, जैसे ये भी कह दें बैंक स्टेटमेंट, ये भी कह दें बैंक स्टेटमेंट, लेकिन इन दोनों की इंग्लिश में फ़र्क होगा। इनकी वोकैबुलरी हो सकता है कुछ और हो, इनकी वोकैबुलरी कुछ और हो, इन ये सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ और हो, इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ और हो। ठीक है, ये लिखे एग्जामिन चेक बैंक स्टेटमेंट, ये लिखे बैंक स्टेटमेंट शैल बी चेक्ड। ये चेक की बजाय लफ्ज़ वेरीफाई लिख दे, चेक की बजाय लफ्ज़ इंस्पेक्ट लिख दें, चेक की बजाय लफ्ज़ रिव्यू लिख दें, तो भी हालांकि प्रोसीजर एक ही है बैंक स्टेटमेंट, इनका सेंटेंस कुछ और हो गया, इनका कुछ सॉल्यूशन फिर भी फर्क हो गया। तो क्या इसका यह मतलब है गलत है? नहीं, गलत नहीं है। मेन कंसेप्ट तो सेम है ना। भाई ने बैंक चेक कर रहे थे बैलेंस, भाई ने बैंक स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है। हम जब चेक कर रहे होते हैं हम ये देखते हैं बेमेन क्या बैंक स्टेटमेंट लिखा है, बट ठीक है नंबर दे दो, आगे पीछे क्या लिखा है वो अहम नहीं होता। क्लियर? मेन कंसेप्ट। भाई बात समझ आ रही है? क्या सिखाया अभी तक की डिस्कशन में? बोले क्या सिखाया? अकाउंटिंग में आंसर मैच होंगे, ऑडिटिंग में मैच नहीं होंगे, और अमूमन किसी भी जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं उसमें मैच नहीं होते। आगे चलते, प्री रेक्विजिट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखें हर प्रोफेशनल का ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और मेरी आदत है मैं कभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किसी दूसरे टीचर के ऊपर कमेंट नहीं करता, ना मैं आइंदा कोशिश करूँगा कभी भी करूँ। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपको पता है कि जो किसी भी फील्ड के जिन लोगों ने टाइम लगाया होता है उसमें उनका अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, ये नेचुरल है, ये हमेशा रहता है और रहेगा भी, और ये अच्छी चीज़ भी होती है, एक डिफरेंट थॉट होती है। मेरा ओपिनियन क्या है इसमें, क्या इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपके पास कोई नॉलेज होना चाहिए? यस, नॉलेज होना चाहिए। और कौन सा नॉलेज होना चाहिए आपको पता है? अकाउंटिंग का। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है कितनी काउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए? वो है FAR 1 पढ़ा होना चाहिए, पास नहीं बोला मैं, पढ़ा होना चाहिए। FAR 2 हाथ भी नहीं लगाया, आप ऑडिट स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे ऑडिट में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, 2 दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जिनके कंसेप्ट ऑडिट में अप्लाई होते हैं, यूज़ होते हैं, यूँ कह लें यूज़ होते हैं। एक है FAR 2 कैफ 5 FAR 2,
एक है कैफ 7 कंपनीला। इन दो सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट कैफ 8 में यूज होंगे कुछ चैप्टर्स में, कुछ चैप्टर्स में। अच्छा, अब क्या इसका ये मतलब है कि कैफ 8 पढ़ने से पहले कैफ 5, गौर से सुनिएगा, बात आपके कुछ बैचमेट्स वगैरह भी आपसे पूछेंगे, क्या इसका ये मतलब है कैफ 8 पढ़ने से पहले कैफ 5 और कैफ 7 पढ़ा होना ज़रूरी है? इसका जवाब है इट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स। किस पे डिपेंड करता है? ये आपके टीचर पे डिपेंड करता है। अगर तो आपका टीचर ये जिम्मेदारी ले कि वो कैफ 8 में अगर कोई कैफ 5 और कैफ 7 का सब टॉप कंसेप्ट यूज़ होता है तो वो समझाएगा, तो फिर बिल्कुल कैफ 5 और कैफ 7 पढ़े बगैर कैफ 8 में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका टीचर ये जिम्मेदारी नहीं ले रहा, अगर भाई कैफ 5 कैफ 5, कैफ 7 कैफ 7, मैं सिर्फ कैफ 8 बाउंड्री लाइन और कुछ नहीं पढ़ा, तो फिर आपके लिए बेहतर क्या होगा? कैफ 5 कैफ 7 पहले पढ़ ले। तो असूल ये बनता है कि आपने जिस भी टीचर से पढ़ना है उनसे पहले एक सवाल पूछ लीजिए। आपका राइट है, आपके कैरियर का प्रॉब्लम है, इसमें कोई कबाहत नहीं होती। देखिए, हम प्रोफेशनल हैं, आप भी प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है कि आप आके मुझसे पूछ लें, सर ये चीज़ हमारे सिलेबस में आप पढ़ाएंगे कि नहीं? सर हमारे सिलेबस में पूछें, मेरे से पूछें, सर हमारे सिलेबस में कैफ 8 में जो कैफ 5 और कैफ 7 के कंसेप्ट हैं वो आप पढ़ाएंगे कि नहीं? पढ़ाएंगे कि नहीं कंसेप्ट? उस्ताद कुछ और सिखा के भेजता है, बच्चा एग्जाम में कुछ और लिखाता है। पूरा पूरा क्या क्या नहीं पढ़ाऊंगा मैं? कैफ 5 और कैफ 7 के कंसेप्ट, कैफ 5 और कैफ 7 के वो कंसेप्ट सारा थोड़ी पढ़ाना मैंने कहा। जो कैफ 8 में इस्तेमाल आप पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाऊंगा, तो फिर आपने मेरे पास नहीं आना। और आप भी पूछें क्या आप कैफ 5 और कैफ 7 के वो कंसेप्ट शाबाश, हाँ पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन सिर्फ उतना जितना मेरे सब्जेक्ट की हद में है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। मतलब मैं अगर कोई काउंटिंग आपको फिक्स एसेट का कंसेप्ट पढ़ाऊं, उसका ये मतलब नहीं है कैफ 5 का फिक्स एसेट की हर सवाल आप कर सकते हैं, नहीं। मैं आपको न्यूमेरिकल उसकी कैलकुलेशन हमारे टेस्ट नहीं होती, मैं नहीं सिखाऊंगा। मेन कंसेप्ट सिखाऊंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं सिखाऊंगा, ठीक है? वो तो काउंटिंग के टीचर से। तो अगर मैं आपको कैफ 5 7 के कंसेप्ट सिखाऊंगा, आप कैफ 5 7 पढ़े बगैर आ सकते। और हमने आपको पता है इस दफ़ा क्लास की ड्यूरेशन बढ़ा दी है, 1 घंटा 10 मिनट की बजाय 1 घंटा 5 मिनट इफेक्टिव कर दिया, 1.5 घंटा कर दिया। किस लिए? वो इसलिए ताकि ये जो कंसेप्ट है तसल्ली के साथ हम डिस्कस कर सके। तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने कैफ 5 का एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा, कैफ 7 का एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा, जिम्मेदारी वाली बात है, अल्लाह ताला तौफीक दे मैं इस बात को पूरा कर सकूं, एक लफ्ज़ भी कैफ 5 या 7 का नहीं पढ़ा, तो इंशाल्लाह हम जो जो कंसेप्ट हमारे ऑडिट में कैफ 8 में यूज़ होंगे वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन अगर आपने कैफ 5 और कैफ 7 पढ़ा हुआ है तो फिर तो अच्छी बात है, फिर तो आपको एक थोड़ा सा बेहतर है, यूँ समझिए 10% आपके लिए काम आसान हो गया। जिन स्टूडेंट ने कैफ 5 और कैफ 7 पढ़ा हुआ है उनके लिए कैफ 8 पढ़ना 10% आसान हो गया। तो ये प्री रेक्विजिट समझ आ गया, ठीक है? FAR 1 पढ़ा होना ज़रूरी है, कैफ 5 और कैफ 7 ज़रूरी नहीं पढ़ा हुआ, अच्छी बात, नहीं पढ़ा प्रॉब्लम कोई नहीं, वो सारे कंसेप्ट जो इसमें यूज़ होंगे मेरी जिम्मेदारी है। डिफ़िकल्टी लेवल बताया मॉडरेट है लेकिन लेंथी है। लेंथी क्यों है जी? लेंथी क्यों है? क्योंकि हाँ स्टार्ट से लेके एंड तक आपको एक पूरे PRC में कैफ में एक यही सब्जेक्ट है। जो दूसरी इंटरनेशनल बॉडीज़ है ना उनमें डिफरेंस है। ICAW को देखें ना, उन्होंने अपना PRC, उनका भी एक मिलता जुलता PRC, बल्कि खैर छोड़ें कौन किसने किससे मिलाया इसको छोड़ें, तो उनका भी बेसिक पहले पढ़ा देते हैं, पढ़ाना आसान हो जाता है, सब्जेक्ट ज़्यादा जहन में बैठता है। ये एक चीज़ के ऊपर 6 महीने लगाए हों उसकी डेप्थ माइंड में और होती है, एक के ऊपर साल लगाया हो उसकी डेप्थ कुछ और होती है। बहरहाल हमने तो ICAP के मुताबिक चलना है। पासिंग तो मॉडरेट है, मुश्किल नहीं है, लेकिन लेंथी है। इसकी एप्लीकेशन आप समझ नहीं रहे अभी। लेंथी है का क्या मतलब है भला? लेंथ, इसके पीछे रिस्क छुपा है। एक रिस्क अल्फाज है ना, हमारा एक टॉपिक होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन से अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है ना, तो इसके पीछे लेंथी के पीछे एक इशारा है, आप पिक नहीं कर पा रहे क्योंकि आप टेंशन में नज़र नहीं आ रहे मुझे। जब आप लेंथी के पीछे का मतलब समझ लेंगे तो आपकी टेंशन बढ़ जाएगी। लेंथी के पीछे का मतलब क्या है भला?
प्रैक्टिस ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मुश्किल और चीज़ है, लेंथी और चीज़ है, वो होता है कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स और चीज़ है, लेंथी और चीज़ है। वो एक मूवी थी आनंद, आनंद मूवी, उसमें एक डायलॉग था, वो क्या कहता है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, है नहीं बड़ी होनी। वैसे हम इससे एग्री नहीं करते, हम चाहते हैं जिंदगी बड़ी भी हो और लंबी भी हो और एहतताम भी ईमान पे हो, हैं? आमीन बोल दे, आमीन। चले, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट, मॉडरेट है, कम्प्लेक्स नहीं, मुश्किल नहीं है, लेंथी है। इसका मतलब है आपको प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। एक और बात लिख लें, एक और बात, रिसर्चर ने एक बात कही, क्या उन्होंने कहा, वी लर्न 10% बाय रीडिंग एंड 90% बाय डूइंग। वी लर्न 10% बाय रीडिंग एंड 90% बाय डूइंग। और आप क्या करेंगे, आप 10% लर्न कर लेंगे, क्लास में आ जाएंगे, पढ़ लेंगे, समझ भी आ जाएगा, अगले दिन आपसे पूछा जाएगा केस स्टडी की, असाइनमेंट की, आप कहेंगे सर पढ़ा था, समझ आ गया सारा कुछ। मैं पूछूंगा नहीं केस स्टडी, सर केस स्टडी भी पढ़ी थी ना, सॉल्यूशन के साथ देखा था, वही थी चीजें जो जहन में आ रही थी। तो वो डूइंग नहीं होती। डूइंग क्या है, रिटन प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या हुआ, लेंथी का मतलब क्या है, आपको हर रोज 2 घंटे रिटन प्रैक्टिस करना पड़ेगी, हर रोज 2 घंटे, 2 घंटे सेल्फ स्टडी करना पड़ेगी घर में। इसमें रिटन प्रैक्टिस तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा के करीब होगी, बाकी 45 मिनट है जो आपका याद करना वगैरह के लिए होगा। पासिंग परसेंटेज पिछले कोई 10 अटेम्प्ट्स की अगर आप निकालें, कमो बेश 33% बनती है पासिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आपकी क्लास में अगर इस वक्त 100 बच्चा बैठा हुआ है, इसमें से सिर्फ 33 पास होगा, इस स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 33% पास होगा। वैसे अमूमी परसेंटेज हमारी ज़्यादा होती है, एग्जैक्ट कितनी होती है ये नहीं पता, क्योंकि हमें कुछ स्टूडेंट्स पेपर देने नहीं जाते, वो रिजल्ट नहीं बताते वगैरह वगैरह, लेकिन अमूमी तौर पे पासिंग परसेंटेज उम्मीद है कि ज़्यादा होती है हमारी, लेकिन ऑन एवरेज आएगा 33। और ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से कम है। क्यों, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होते? अच्छा, वो ज़्यादा मुश्किल होते हैं भाई? अच्छा, मेरी असेसमेंट ये है FAR2 ज़्यादा मुश्किल है ऑडिट से। मेरी असेसमेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग ज़्यादा मुश्किल है ऑडिट से। पासिंग परसेंटेज इस वजह से नहीं है कम कि सब्जेक्ट मुश्किल है, पासिंग परसेंटेज इस वजह से कम है कि प्रैक्टिस नहीं करते स्टूडेंट। अकाउंटिंग है ना, मैं भी जब काउंटिंग का स्टूडेंट, देखिए इसमें शर्म की कोई बात नहीं। काउंटिंग का जब मैं भी स्टूडेंट था, अकाउंटिंग मुझे भी पसंद थी, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से जान जाती थी। ऐसे मैंने सारी उम्र, आप यकीन कीजिए, आपको शायद अजीब बात लगे, एग्जाम में ICAP का पेपर था, ऐसे आया, मुझे आता था, मैंने पूरा नहीं लिखा, वो जान जाते थे, वो लिखा, मैंने शुरू किया, आधा किया, बोर हो गया, मैंने कहा गोली मारो इसको, नहीं लिखा जाता। वो प्रॉब्लम होती है ना, यही प्रॉब्लम आपको भी, और इसी वजह से हम मार भी खाते हैं, ठीक है, कि अकाउंटिंग के क्वेश्चन एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और खास तौर पे जब वो ठक ठक टैली हो रहे होते हैं ना, तो मजीद मोटिवेशन मिलती है अगला क्वेश्चन करने की। ऑडिट का एक तो लिखना ही बड़ा अजाब होता है, और जब आप लिख के मैच करते हैं वो मैच ही नहीं होता, आप कहते हैं क्या एक सवाल के वो भी समझ नहीं आया, चलो कल करेंगे इसको। तो रिटन प्रैक्टिस नहीं करते, वजह क्या? तो ऑडिट की पासिंग परसेंटेज न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से कम है। रीजन क्या है इसके पीछे? क्या ये रीजन है कि मुश्किल है सब्जेक्ट? मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते स्टूडेंट्स। और आप में से भी जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह आसानी से पास कर लेंगे, आसानी से पास कर लेंगे। जिसने सारी होम सेट सारी 80% भी कर ली ना, रोज की होम असाइनमेंट 80% भी कर ली, वो इंशाल्लाह पास, आसानी के साथ पास है। पेपर पैटर्न क्या होगा? MCQ 100 नंबर का पेपर होगा, MCQs कोई नहीं होंगे, MCQs इस पेपर में कोई नहीं होंगे। 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, जैसे आपके कैफ 4 कैफ 7 में होते थे, 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, रटे वाले क्वेश्चन जिनको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन के या थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और दूसरा केस स्टडी।
दो तरह के क्वेश्चन होंगे। रटे वाले क्वेश्चन होंगे तकरीबन 30 to 35% के, ये 30 to 40% के दरमियान में घूमता है कैप, और बाकी की परसेंटेज 60 to 70 होती है केस स्टडी की। लेकिन हम थोड़ा एहतियात करते हैं कि 30% रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन होंगे और 70% केस स्टडी। अमूमी तौर पे बच्चे को केस स्टडी ज़्यादा मुश्किल लगती है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को। कुछ स्टूडेंट को हालांकि केस स्टडी आसान लगती है जो कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं, लेकिन जो थोड़ा याद करने वाले होते हैं ना उन्हें केस स्टडी मुश्किल लगती है। तो 30% के लगभग होगी रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन, 70% होगी केस स्टडी। लेकिन ये केस स्टडी आपके बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ से डिफरेंट होगी, उनसे निस्बतन मुश्किल कह लें, मुश्किल होगी। बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ की निस्बत वो इसलिए कि अच्छा सबसे आसान केस स्टडी पता है किसकी होती है? बिजनेस लॉ की, उसके बाद कंपनी लॉ की, उसके बाद फिर ऑडिट की। बिजनेस लॉ की जितनी ज़्यादातर केस स्टडीज होते हैं वो भाई ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्रीच हो गया, क्या करना है, वो स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन होते हैं। भाई ये इसने डिसाइड करना है दोनों में से किसका कसूर है, इसने इसे डैमेजेस लेने हैं, इतने डैमेजेस लेने हैं, कहानी खत्म। कंपनी लॉ में डिफरेंट पोजीशन होती है, कभी डायरेक्टर आ जाता है, कभी सीईओ आ जाता है, कभी शेयर होल्डर, उसकी पोजीशन के लिहाज से हमने एनालिसिस करना होता है। उसमें भी जो टाइप ऑफ केस स्टडी है ना वो कोई 8-10 ही है, 8-10 चैप्टर है, चैप्टर की केस स्टडी मिलती जुलती होती है। इसमें हर चैप्टर की केस स्टडी डिफरेंट, और एक चैप्टर के अंदर 10 तरह की केस स्टडीज आ सकती हैं। तो इसमें वैरायटी ऑफ केस स्टडीज ज़्यादा है, इस वजह से मुश्किल है। केस स्टडी इसकी भी आसान है, उसी तरह की होगी, उतनी ही लेंथ होगी जितनी उधर होती थी, बल्कि उधर तो लीगल लैंग्वेज यूज़ होती थी, इधर लीगल लैंग्वेज भी यूज़ नहीं होगी। लेकिन इधर मसला क्या है, वैरायटी ऑफ केस स्टडीज़ ज़्यादा है। लेकिन उसकी भी अगर आप रूटीन में प्रैक्टिस करते रहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आपको जितने भी मसले मसाइल बता रहा हूँ ना, है कि हमारी फर्म में हम सीनियर के पास जाते हैं ना, सर ये मसला आ गया अब क्या करना है, तो सीनियर क्या कहते हैं, मेरे पास मसले ना लेके आया करो, सॉल्यूशन लेके आया करो, सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनो। तो मैं जितने भी मसले आपको बता रहा हूँ ना, तो इंशाल्लाह उसका सॉल्यूशन हमारे पास है, शेयर करेंगे, आपने परेशान नहीं हो जाना। लेकिन देखिए मैं प्रोफेशनल, जैसे मैंने पहले बताया, सब्जेक्ट की ट्रू नेचर आपके सामने रखना ज़रूरी है। मैं वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता कि जब तक मरीज़ की आखिरी सांस ना पूरी हो यही कहता रहूँ भाई ठीक है, ठीक हो जाएंगे आप, ठीक नहीं नहीं भाई, हमारा प्रोफेशन भी हमें यही कहता है कोई चीज़ ठीक है तो कह दो ठीक है, कोई चीज़ गलत है तो कह दो गलत, छुपाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको इस सब्जेक्ट की नेचर खुल के बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये क्या है, क्या रिक्वायर करता है। आप आज के दिन ही फैसला कर लें कि इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अच्छा ये हो गया, ये सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन, बड़ी चीज़ ये थी। यहाँ पे रुक के चेक पॉइंट, कोई सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ लें। कोई सवाल नहीं पूछना, शाबाश। अच्छा मुझे बताइए, आपने कोई सवाल नहीं पूछा, मैं सुन के खुश हुआ हूँगा कि सैड हुआ हूँगा? क्यों? मुझे तो खुश होना चाहिए। उस्ताद से पूछा जाए तो उस्ताद खुश होता है, उस्ताद से कुछ सीखा जाए, सीखने के लिए है ना, सीखने सिखाने के लिए जी। अच्छा हाँ, ये छोटा सा, ये थोड़ा सा अजीब टॉपिक है लेकिन फिर भी मैं मुनासिब समझता हूँ। ऑफिशियल लेक्चर लिए जाए, यूट्यूब लेक्चर लिए, देखें ये आपकी अपनी कॉल है, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ फ़र्क बता रहा हूँ, डिसीजन आपका अपना है। ये खास तौर पे जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये, और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ और इसलिए शेयर करता हूँ ताकि उनको पता चल जाए फ़र्क क्या है। ये जो अब मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसका ये मकसद नहीं है कि अगर कोई यूट्यूब से लेक्चर देख रहा है तो यूट्यूब से उठ के मेरे पास आ जाए और मेरा रेवेन्यू बढ़े। ये भी तो हो सकता है ना भाई, हो सकता है कि नहीं हो सकता कि मैं आप जो बातें बताने जा रहा हूँ उसका मकसद ये हो कि यूट्यूब को छोड़ के स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएं। भाई ये मकसद, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है ये मकसद हो सकता है? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है ये मकसद नहीं हो सकता? जितने स्टूडेंट्स भी ये कह रहे हैं ये मकसद नहीं हो सकता, उनमें अभी ऑडिटर बनने की अहलियत नहीं है। देखिए चेकिंग करनी है ना हमने किसी चीज़ की चेकिंग, तो अगर आपने चेकिंग करने से पहले ही मान लिया कि कोई चीज़ सही है तो फिर होगी चेकिंग, फिर होगी चेकिंग। भाई चेकिंग करनी है तो इस माइंडसेट के साथ करनी चाहिए ना कि इसमें कोई गड़बड़ हो सकती है। इसको हम नाम देते हैं अपने सब्जेक्ट में स्केप्टिसिज्म।
प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, कि हमें कोई भी बंदा कोई भी स्टेटमेंट देगा ना, हमने उसको क्रिटिकली असेस करना है कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। वो सच्चा भी हो सकता है, वो झूठा भी। आप कहेंगे सर हम ना आपको सच्चा कह रहे हैं ना हम आपको झूठा कह रहे हैं, हमें आप एविडेंस दे दीजिए। आप यस का एविडेंस देंगे हम कहेंगे यस, आप नो का एविडेंस देंगे हम कहेंगे नो। लेकिन हम यस या नो इस वजह से नहीं कहेंगे कि आपके मुंह से ये लफ्ज निकला है। हम यस या नो किस वजह से कहेंगे? एविडेंस, सबूत, जो काम किया है वो। ठीक है, तो मैं एक आर्गुमेंट दे रहा हूं। अगर इससे मेरा इरादा ये होता ना कि YouTube वाले मेरे पास आ जाएं, तो ये मैं क्लास के अंदर रिकॉर्ड ना करवाता, मैं क्लास से पहले रिकॉर्ड करवा के एडमिशन इनरोलमेंट स्टार्ट होने से पहले YouTube पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप वगैरह पे ये सर्कुलेट करवा देता कि ये मसला है। ताकि नहीं तो मैं वो जो उधर है मैं उनको उधर ही रख रहा हूँ, लेकिन जो हमारे पास आ गए मैं उनको ये रियलाइज़ करवाना चाह रहा हूँ कि उन्हें वैल्यू फॉर मनी मिलेगी या नहीं। तो इसमें डिफरेंस बता रहा हूँ क्विकली, जल्दी से। सबसे पहला आई कैप आपको पता है हर सेशन के बाद नया सिलेबस देता है, ऐसा ही है। हर सेशन के बाद एग्जामिनेबल एडिशन आई कैप, सम टाइम वही होते हैं पुराने वाले, सम टाइम चेंजेस भी होती हैं। और इवन सम टाइम आई कैप आपने जाहिर है यहाँ तक पहुँचे, आपको अंदाजा होगा मिड ऑफ द सेशन भी चेंजेस कर देता है। जो स्टूडेंट्स इनरोल्ड होते हैं किसी भी कॉलेज के साथ, किसी भी कॉलेज के साथ बता रहा हूं अपने, वो टीचर की जिम्मेदारी में आ जाते हैं। उन स्टूडेंट्स को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो टीचर फिर खुद आखिरी दिन भी अगर कोई चेंज आया है ना, आखिरी दिन कल पेपर है आज भी कोई चेंज आया, वैसे आता इतना नहीं होता, एक दिन के फ़र्क से चेंज है, लेकिन फिर अगर आए तो टीचर की जिम्मेदारी होती है और टीचर्स कम्युनिकेट करते हैं स्टूडेंट्स को। तो पहला मसला तो ये होगा कि वो लेक्चर यूट्यूब वाले आउटडेटेड हो सकते हैं, सिलेबस में चेंज हो सकता है, एग्जामिनर की स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है। अब मुझे पता है एक ज़माने में वो एक रिस्क वाला सवाल पूछता था, वो सिर्फ ऑडिट रिस्क पूछा करता था, फिर उसके बाद उसने बिजनेस रिस्क को भी ऐड करना शुरू कर दिया। 3 अटेम्प्ट पहले चेंज हो गया। अब वो जो ऑडिट रिस्क वाले पुराने क्वेश्चन पढ़े हुए कोई उधर से देख के तैयारी 100% कर लेगा, एग्जाम में क्वेश्चन बिजनेस रिस्क वाला आ गया, वो बेचारे का कैरियर तो फारा हो गया ना। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा सेविंग हो गई उसकी, लेकिन कैरियर एट स्टेक रिस्क आ गया। इसी तरह कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन होता था, पहले वो किसी और तरीके से पूछता था, पहले वो पूछता था थ्रेट्स बताओ, सेफगार्ड बताओ, अब वो सेफगार्ड नहीं पूछता, कहता मुझे थ्रेट बताओ, एक्सप्लेन करो। तरीकाकार बदल गया। तो जब आई कैप का टेस्टिंग सिलेबस चाहे सेम भी रहे, पहला रे सिलेबस चेंज हो सकता है, दूसरा सिलेबस सेम भी रहे, टेस्टिंग का स्टाइल चेंज हो सकता है, वो फिर हम चेंज करके बताते हैं। और तीसरा कॉमन, ये तो आपको पता ही होगा, आप खुद भी अंदाजा लगाते होगे, सर पिछली दफ़ा जो टॉपिक टेस्ट हो गए ना वो इस दफ़ा नहीं होने, ये कभी कभी ये तुक्का चल जाता होता है। तो हम भी इस तरीके से अलाइनमेंट कर देते हैं कि ये टॉपिक, ये चैप्टर इस रिसेंट अटेम्प्ट में जो पिछले सेशन में हमने पढ़ाया ना टेस्ट हो गया है, इस दफ़ा नहीं आना, इस दफ़ा दूसरे टॉपिक्स के ऊपर उसको ट्यून अप कर लो, फाइन ट्यूनिंग कर देते हैं। कुछ टॉपिक के ऊपर फोकस ज़्यादा, कुछ टॉपिक के ऊपर फोकस कम। लेकिन जो यूट्यूब वाले लेक्चर हो गए उन पर फोकस कौन सा होगा? पिछला जो कि टेस्ट हो चुका है। ये फिर अपडेटेड पास पेपर की डिस्कशन आपको जाहिर है यूट्यूब वाले से नहीं मिलते। फिर एडिशनल स्टडी मटेरियल नहीं मिलता। हमारे कुछ एडिशनल स्टडी याद रखिए, एक पुराना ज़माना होता था जिसमें सिर्फ वीडियो लेक्चर्स हुआ करते थे, हैं? वो था 3-4 साल पहले कोरोना वाला। टेक्नोलॉजी है ना, याद रखें टेक्नोलॉजी इतनी क्विकली चेंज हो रही है कि 6 महीने पहले की चीज़ें आज ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। इवन 6 महीने पहले चीज़ें जो लॉन्च हुई वो हो सकता है उनमें से बहुत सी चीज़ें, जैसे मोबाइल का मॉडल है 3 महीने बाद ऑब्सोलीट हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह याद रखें टेक्नोलॉजी। तो हम कुछ रिसोर्सेज, मैं पर्सनली मुझे एक चीज़ पसंद है, वो एक चीज़ का ना जो कहते हैं जिसे चस्का होता है, वो क्या है कि टेक्नोलॉजी को टीचिंग में इंटीग्रेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को टीचिंग में गोरे इसके ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी काम हो रहा है, लेकिन जाहिर है गोरों का आपको पता लेवल कुछ हो। तो हमारी कोशिश ये होती है कि थोड़ा, असल में वो चीज़ें ना काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, वो गोरों ने बनाई तो डॉलर्स में, उनमें कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं जिनकी पेमेंट लाखों में है, लाखों में। तो बहरहाल, तो कुछ प्रीमियम रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, वो यूट्यूब वाले लेक्चर्स पे नहीं होते। वो हमारी फिजिकल क्लास वालों के साथ भी शेयर होंगे, हमारी ऑनलाइन वाली जो क्लास है उसके साथ भी शेयर होंगे। वो क्या हैं, सिर्फ उनके नाम बता रहा हूँ, सिर्फ उनके नाम, अभी थोड़ी देर टाइम आया तो एक्सप्लेन करूँगा। उनके नाम है माइंड मैप, गोल्डन स्टेटमेंट्स, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ब्रेनस्केप, 24/7 AI इंस्ट्रक्टर, इंटरेक्टिव रिवीजन। ठीक है, ये हर रे के पीछे कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, वो मैं आपके साथ वक्तन जैसे जैसे लेक्चर हमारे आगे चलेंगे
शेयर करता रहूँगा, जो शेयर करूँ आपने चुप करके उसको एक्सेप्ट करना है, उसके ऊपर प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। हर चीज़ काम की है, लेकिन याद रखें अगर आप कुछ भी नहीं करते ना, इनमें से आप कुछ भी नहीं करते तो भी ये चीज़ें सिर्फ आपके काम को आसान करेंगी। अगर आप लेक्चर सारे ले लें, होम असाइनमेंट साथ के साथ करते रहें, सवाल पूछते रहें, वीकली टेस्ट अटेम्प्ट करते रहें, यह भी आपके पास होने के लिए इंशाल्लाह सफिशेंट है। लेकिन ये चीज़ें क्या करती हैं, आपको ये काम आसान कर, जैसे थ्योरी के सब्जेक्ट, मैं चूँकि थ्योरी के सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ाता हूँ, तो मैंने जो एक प्रॉब्लम देखी है वो क्या होती है, एंड पे बच्चे कहते हैं सर भूल गया जहन से, सर भूल गया। खास तौर पे जब थोड़ा सा बच्चा एंड पे आखिरी महीने में पैनिक होता है ना, तो आती हुई चीज़ें भी जहन से निकल जाती हैं। थ्योरी के सब्जेक्ट वैसे भी भूल जाते हैं, सर वो भूल जाए, फौरी याद नहीं आ रहा, क्या करें क्या करें। ये अक्सर प्रॉब्लम होती है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में। शायद आपने भी, कितने स्टूडेंट, वैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में कितने स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम फील होती है कि आखिरी दिनों में आके आखिरी महीने में चीज़ें भूल जाती हैं, भूलना शुरू। हाँ, ये तकरीबन मेरा है 50% के करीब स्टूडेंट। तो उसके लिए ना एक सॉफ्टवेयर है ब्रेनस्केप। ये क्या करता है, ये आपकी मेमोरी में, इसके पीछे एक टेक्निक है जिसे कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन एल्गोरिदम। वो क्या करता है, कंसेप्ट्स आपके माइंड में बिल्ड करता है, और जो कंसेप्ट जब भूलने लगता है ना आपको, उस वक्त वो आपको रिकॉल करवाता है। अब ये उसे कैसे पता चलता है कि हमारा माइंड में कौन सा कंसेप्ट हमें भूलने वाला है, इसके पीछे साइंस है। वो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, फिर कभी एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ ये बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है, सर जब रिवीजन करने बैठे ना 1 घंटा चला जाता है रिवीजन में। तो क्या ऐसा मुमकिन है, सवाल गौर से सुनिएगा, क्या ऐसा मुमकिन है एक पूरा चैप्टर जो 10 सफ़ों का चैप्टर है, 10 सफ़ों का चैप्टर, जिसे अमूमी तरीके से जब आप रिवाइज करें तो शायद 1.5 घंटा लगे, उसे 10 मिनट में रिवाइज करना। एक था याद करना, उसके लिए अलग एप्लीकेशन है, ये है रिवाइज करना। क्या 10 मिनट में रिवाइज करना मुमकिन है, रिवाइज हो जाए 10 मिनट में? यस मुमकिन है, मुमकिन है। अब ये किस लिए है, ये माइंड मैप, ठीक है। ये भी आपको फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। फिर उसके बाद एक और रह गया, इसमें मेंटीमीटर होता था, एक रह गया, चलें वो भी आपको बाद में बताऊंगा। बहरहाल अभी फिलहाल ये यूट्यूब पे लेक्चर, टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं, कहीं पे भी फंस गए टीचर से सवाल पूछ सकते हैं, यूट्यूब वाले सवाल पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते। क्या फिजिकल वाले सवाल पूछ सकते हैं, फिजिकल वाले स्टूडेंट्स क्लास में आके पूछ लें, हर लेक्चर के स्टार्ट में। ऑनलाइन वाले सवाल पूछ सकते हैं, बिल्कुल, ऑनलाइन वालों का व्हाट्सएप ग्रुप बना है, वहाँ पे सवाल पूछे, जितने मर्जी सवाल पूछे, ठीक है। टेस्टिंग एंड फीडबैक, ये तो बहुत ही अहम है। ये चीज़ें जो है ना, ये वाली चीज़ें, ये काम को आसान करेंगी, आपकी एफर्ट को। जैसे 100% एफर्ट रिक्वायर्ड है ना, इनके थ्रू काम करेंगे ना तो वो 40% आसान हो जाएगी, 60% पे रह जाएंगी। ये आसान, लेकिन एक होता है एफिशिएंसी, ये काम को एफिशिएंट करेगा, ये इफेक्टिव बनाएगा। टेस्ट किधर, टेस्ट इंतहाई आपकी सोच से ज़्यादा अहम है। रिटन टेस्ट, वीकली टेस्ट होंगे आपके, तैयारी हो या ना हो, आपने वीकली टेस्ट लाजमी अटेम्प्ट करना है। तैयारी हो या ना हो, वीकली टेस्ट लाजमी अटेम्प्ट करना है। फिजिकल वाले स्टूडेंट्स को भी कह रहा हूँ, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी। अच्छा, ये नहीं कह रहा कि टेस्ट लाजमी अटेम्प्ट करना है, क्या कह रहा हूँ, तैयारी हो या ना हो, टेस्ट लाजमी अटेम्प्ट क्यों, क्योंकि स्टूडेंट कहते हैं सर तैयारी नहीं है, अच्छी तरह तैयारी करके परफेक्ट करके अगले हफ्ते दे दें टेस्ट। वो अच्छी तरह तैयारी कभी नहीं होती। तो आपने जैसी भी तैयारी है, 19-20 तैयारी है, 15-20 तैयारी है, 10-20 तैयारी है, टेस्ट ज़रूर देना है, रिटन टेस्ट। इससे आपकी प्रॉब्लम सामने आती है, हमें भी पता चलता है। आपको फीडबैक नहीं मिले, देखिए टीचिंग ना 1 वे कम्युनिकेशन नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि मैं आप बोल के चला गया, नहीं, 2 वे कम्युनिकेशन है। 2 वे कम्युनिकेशन क्या है कि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ ना कुछ इनपुट मिलता रहेगा। एक तो आपके सवालों से अंदाज़ा हो जाता है क्लास किस लेवल पे है, और दूसरा आपके टेस्ट की परफॉर्मेंस से अंदाज़ा होता है। तो आप टेस्ट देंगे, मुझे भी अंदाज़ा होगा मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, आपको भी अंदाज़ा होगा समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं वो टेस्ट नहीं दे सकते, फीडबैक भी उनको नहीं मिल सकता, वो ब्लाइंड हवा में तीर चला रहे होते हैं, एक तरह से लग गया तो लग गया, नहीं तो ना से, अगली दफ़ा सही। इलीगल और अनएथिकल तो है ही। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। लेक्चर प्लान क्या होगा ये सुन लीजिए, ऊपर भी कुछ है, कुछ एडवाइसेस सुन लें, कुछ एडवाइसेस सुन लें मेरे भाई।
कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं फिजिकल और ऑनलाइन दोनों स्टूडेंट्स के लिए, कुछ फिजिकल के लिए, कुछ आपको पता है लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ऑनलाइन में, स्टूडेंट्स में उनको भी इंगेज रखना है, उनके लिए भी कुछ बातें कर रहे हैं। 2 आवर्स डेली रिटन प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी कर लें इसको। रिटन प्रैक्टिस सवा घंटे की काफ़ी है, 45 मिनट की आपने वो याद वगैरह करना होगा। 2 आवर्स सेल्फ स्टडी रोज़ करनी है, रोज़ 2 आवर्स का मतलब होता है वीकेंड पे 14 घंटे पढ़ना। ये मैथ नहीं है कि 2 × 7 = 14 नहीं है, इसमें 14 का 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है। ये एजुकेशनल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, उन्होंने एक रिसर्च बताई, रिसर्च के बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा 2 + 2 = 5। इसका मतलब क्या है, उन्होंने कहा एक स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे, एक स्टूडेंट राइट साइड पे है। एक स्टूडेंट ने सुबह 2 घंटे पढ़ा और फिर शाम को 2 घंटे पढ़ा, इसने कंसेक्टिव 5 घंटे पढ़ा, किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी? ये रिसर्च से साबित शुदा बात है 2 + 2, क्योंकि वो कहते हैं कुछ पढ़ने के बाद ना माइंड को रिलैक्स देना ज़रूरी होता है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में आई है माइंड उसको कैप्चर कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। तो ये एब्जॉर्ब करना ज़रूरी है, इसलिए रोज़ के 2 घंटे ऑडिट के इसकी प्रोडक्टिविटी और है। वीकेंड पे 14 घंटे पढ़ेंगे, उसकी प्रोडक्टिविटी कुछ और होगी, वो शायद वो 7 घंटे के बराबर भी ना हो। तो रोज़ पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है। कीप सेल फोन्स अवे ड्यूरिंग स्टडीज, सेल फोन अवे। लिख लें, एक और बात लिख लें, एक और बात याद आ गई। मोबाइल इज मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस इन दी वर्ल्ड। मोबाइल इज अच्छा, ये सारी बातें जो है ना मैं हवाई नहीं बता रहा, कहीं ना कहीं पढ़ी है, किसी ना किसी उस्तादों के मुंह से सुनी है, फिर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये बड़े बड़े पैसे दे, मैं बार बार जिक्र करना मुनासिब नहीं लगता, बड़े बड़े पैसे दे के, लाखों रुपया दे के ये सीखी हुई हैं। अब ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं ना गोरों के, बोले गोरे बड़े महंगे कोर्स बेचते हैं, आपको तो 20,000 भी ज़्यादा लगता है ना। तो वो लेकिन रिसर्च करके वो पूरी ईमानदारी के साथ बताते हैं। तो क्या उन्होंने बताई, ज़्यादातर गोरे नहीं, इंजीनियर्स नहीं, मोबाइल इज मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग। वो कहता है ये इतना आपकी अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करती है। देखिए स्टडी के लिए फोकस होना ज़रूरी है, शुरू के 5-10 मिनट जब बैठते हैं ना तो फोकस होने में लग जाते हैं, और जब आप फोकस होते हैं ना, घर में कोई किसी को बुला रहा हो, कहीं पे म्यूजिक ऑन हो, कोई सड़क से गुजरा, इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। वो फोकस होता है, वो फोकस चाहिए सीए क्वालिफाई करने के लिए। और मोबाइल के बारे में कहा जाता है मोबाइल इतनी डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस है, टेंशन को डाइवर्ट करेगी कि आप अगर मोबाइल को ऑफ करके अपने बैग में भी रख देंगे ना, थोड़ी देर के बाद आपकी अटेंशन मोबाइल की तरफ ज़रूर जाएगी। आप समझते हैं सर साइलेंट कर दिया है, जेब में रख दिया है, बस ख़त्म। और थोड़ी देर बाद, 5 मिनट के बाद एक दफ़ा टेंशन डाइवर्ट हो जाए ना, वापस उस पॉइंट पे आने में 4-5 मिनट लग जाते हैं। आप समझते हैं, मैं सर 5 सेकंड के लिए देखा, सिर्फ वो जो ब्रेक हो जाए, देखा 5 सेकंड के लिए है, लेकिन जो आपका फोकस ब्रेक हो गया ना, वापस आते हैं तो उसे 5 मिनट लग जाते हैं। तो भाई आगे पीछे आप 10 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करें, सारी रात मोबाइल इस्तेमाल करें, अल्लाह जानता, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मेरा लेना देना कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन जब पढ़ाई करनी है ना, पढ़ाई करनी है, उस वक्त मोबाइल आपने ऑफ करके दूर रखें। कोई ऐसी कॉल नहीं आएगी जिससे आपको अरबों का नुकसान हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई खुदा नाश्ता बाज का, घर में है ना आप, या घर में नहीं भी है तो घर में और भी फैमिली में खुदा नाश्ता के होते हैं। तो कोशिश करें, घर वालों ने आपका जो काम लगाया है, आपके ज़िम्मे लगाया है, पूरी ईमानदारी के साथ उसको कीजिए। क्लास में भाईजान आपने मोबाइल को देखना भी नहीं है। क्लास में अगर आप गलती से 10 मिनट पहले आ गए हैं ना, तो आपने वो 10 मिनट मोबाइल को देखने में, यूट्यूब फेसबुक चेक करने में नहीं गुजारने। रिवीजन कर लेनी है, कोई किताब पढ़ लेनी है, या वो जो हम ऐप आपके साथ शेयर करेंगे ब्रेनस्केप, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, कुछ करें। क्लास में बैठ के मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना। रिकमेंडेशन है मॉर्निंग टाइम में स्टडी करें, हर स्टूडेंट का अपना टाइम होता है, कोई सुबह के वक्त पढ़ाई करता है, कोई शाम को, कोई दोपहर को। लेकिन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो आप माइंड एग्जॉस्ट भी हो ना, सुबह माइंड होता है फ्रेश, शाम को होता है एग्जॉस्ट। बॉडी भी ऐसी होती है, सुबह फ्रेश, शाम को एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट माइंड के साथ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हो जाया करती हैं, लेकिन जो कंसेप्ट्स होते हैं ना अंडरस्टैंडिंग वाले, अमूमी तौर पे वो समझ में नहीं आते। जब आपका माइंड थका होगा ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन तो शायद आप कर सकें, अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए मेरी रिकमेंडेशन है, लाजमी नहीं है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, रिकमेंडेशन है मॉर्निंग टाइम में आप पढ़ा करें। ऑडिट के लिए कोई टाइम निकालें,
बेहतरीन वक्त बताऊँ आपको, सुबह फजर की नमाज से थोड़ा पहले और थोड़ा बाद बेहतरीन वक्त है। उसमें घर में भी कोई शोर शराबा नहीं होता, सड़कों पे भी कुछ नहीं होता, सुकून से पढ़ रहे होते हैं आप। रिकमेंडेशन है, बाकी आप अपना जो भी प्रोडक्टिविटी टाइम आप देखिए क्या होता है, उसके मुताबिक डिसाइड कर लें। सुबह पढ़े शाम पढ़े मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 घंटे पढ़ना लाजमी है। रिवीजन, और संडे को कोशिश करें कि रिवीजन करें, एक दिन रखा करें ऐसा कि जिसमें पूरे सब्जेक्ट्स की रिवीजन हो। संडे को तो दोस्त के साथ प्लान किया था, वो अब प्लान होंगे आपके 1.5 साल के बाद। हाँ जी, वो ऐसे वो जिस दिन सीए आपने शुरू किया था उसी दिन। हाँ फिजिकल स्टूडेंट, ये तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए था। फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए क्या सजेशन है भाई? रेगुलर और पंक्चुअल। रेगुलर का मतलब क्या है? रोज आना है। पंक्चुअल का मतलब क्या है? टाइम पे आना है। हमारी क्लास का टाइम क्या है? 12:15। बी अटेंटिव इन क्लास, क्लास में अटेंटिव होके बैठना है। अटेंशन किधर होनी चाहिए? टीचर की तरफ। आस्क क्वेश्चन, जब मैं पूछूं आपसे कोई क्वेश्चन है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारी फर्म में बड़ी अच्छी बातें भी होती थी, बल्कि ज़्यादा अच्छी बातें होती थी। तो जिस फर्म से हमने ट्रेनिंग ली ना, उसमें हमारे सीनियर कहा करते थे, एक जुमला बोला करते थे, पूछोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। क्या बोला करते थे? पूछोगे नहीं तो सीखो। तो भाई आपने किससे सीखना है? मेरे से सीखना है। आई क्या थोड़ी आपको सिखाएगा। तो इसीलिए बेहतर ये है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपके जहन में आए, सारे के सारे, आपका कोई क्वेश्चन इररेलेवेंट नहीं होगा, आपका कोई क्वेश्चन बोंगा नहीं होगा। अगर मैं जिस दिन इररेलेवेंट कोई कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, आपके जहन में इररेलेवेंट क्वेश्चन आएगा। मैं जिस दिन बोंगा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, आपके जहन में बोंगे क्वेश्चन आएंगे। जब मैं रेलिवेंट फोकस कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, हो ही नहीं सकता कि आपके जहन में कोई इररेलेवेंट क्वेश्चन आए। तो बेधड़क होकर पूछा करें। सेलेक्ट हॉस्टल एंड मेट्स केयरफुली। वो स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल की लाइफ, इन लोगों का सीए जो है ना, ये डबल मुश्किल होता है। हॉस्टल वालों का डबल मुश्किल होता है। तो इसमें इसलिए हॉस्टल और जो हॉस्टल मेट्स होते हैं ना, बाज़ का इंसान पढ़ना चाहता है वो पढ़ने नहीं देते, तो कुछ थोड़ा एहतियात के साथ इन लोगों को चुने। तो आपने पढ़ा होगा ना बचपन में, मैन इज़ नोन बाय द कंपनी इट कीप्स। तो इसीलिए अच्छे और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स दोस्त बनाइए, जब तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन जाते, फिर जैसे मर्जी बना लीजिएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए क्या? यूज़ लैपटॉप कंप्यूटर, नॉट मोबाइल। मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना। उधर लेक्चर चल रहा होगा, सर मोबाइल जहाँ मर्जी लेट के बैठ के खड़े हो जैसे मर्जी पढ़ ले, आसानी है। उधर मोबाइल हर 2 मिनट के बाद उधर कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, कोई मैसेज आ जाता है, अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। वो कोई क्लिक करते हैं, सर थोड़ी देर के लिए पास करके इधर पहुँचे, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। मोबाइल को इस्तेमाल नहीं करना। मोबाइल पे चल सकते हैं लेक्चर्स, मोबाइल पे नहीं, हाँ चल सकते हैं, लेकिन आपने सुनने नहीं है। सुनने कोशिश करनी है लैपटॉप और कंप्यूटर पे हो, या ऐसी डिवाइस पे जिसमें सिम नहीं होती। 1 लेक्चर आ डे। रेगुलर ऑनलाइन वाले स्टूडेंट स्पीड डबल करते हैं, 1.5 सुनते हैं। देखें, डबल स्पीड करने से भी समझ आ जाती है, ये मुझे अंदाज़ा है। ठीक है, डबल स्पीड करने से भी पता चल जाता है टीचर क्या कह रहा है। लेकिन याद रखें, अमूमी तौर पे क्या आप जो मूवी देखते हैं वो डबल स्पीड करते हैं? नहीं करते ना, नहीं करते ना। अच्छा, हालांकि अच्छा, एक दफ़ा मैं पढ़ा था रीडिंग स्पीड, वो बता रहे थे कि डिफरेंट जो कंट्रीज़ की रीडिंग स्पीड क्या होती है स्टूडेंट्स की, वो इस तरह का था, रिसर्च थी। तो मैं पढ़ा तो बता रहे थे कि रीडिंग स्पीड सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि पढ़ने वाले की लर्निंग पावर क्या है या उसकी स्पीड क्या है, उसकी नज़र घुमाने की स्पीड, वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है क्या पढ़ा जा रहा है। अगर आप कोई आम नावल वगैरह पढ़ते हैं ना, फिक्शन वगैरह, इसमें आपकी रीडिंग स्पीड ज़्यादा होती है। लेकिन जब आप टेक्निकल स्टफ पढ़ते हैं ना, जैसे कि मेडिकल की बुक, उसकी रीडिंग स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली कम होगी, क्योंकि इसमें आप टेक्निकल चीज़ें होते हैं ना, बहुत सी चीज़ें आपको सीखना रुक रुक के, अच्छा इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, बाज़ बात पिछले कंसेप्ट के साथ रिलेट करना पड़ता है, उसमें रीडिंग स्पीड कम होती है। हालांकि आपकी पढ़ने की स्पीड जो है वो आप वो वैसे ही रख सकते हैं जैसा कोई फिक्शन नावल पढ़ रहे हो, तो वही स्पीड होगी, लेकिन समझ नहीं पाएंगे आप उसको। एग्री करते हैं? जिस स्पीड के साथ आप फिक्शन नावल पढ़ते हैं, उसी स्पीड के साथ मेडिकल की बुक पढ़ेंगे, पढ़ तो लेंगे, समझ नहीं पाएंगे। उसी तरह याद रखें, डबल स्पीड के साथ लेक्चर आप सुन सकते हैं,
अल्फाज आपको एक एक पता भी चल रहा होगा टीचर क्या बोल रहा है, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कि माइंड को, जैसे मैंने पहले बताया ना, इंफॉर्मेशन जो भी मिलती है इसे प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है। आप जब उसे उसको ड्यू टाइम देने की बजाय आप उसको डबल स्पीड पे चल रहे हैं तो पिछला कंसेप्ट सही तरीके से समझ आएगा नहीं, और आप अगले कंसेप्ट की तरफ चले जाएंगे, और फिर बाद में कहेंगे ये ऑनलाइन क्लासेस तो हैं ही बेकार और कुछ समझ नहीं आती। अच्छा, ये ऐसे ही है भाई, ड्राइविंग सीखे बगैर गाड़ी चलाई, एक्सीडेंट हो गया, और ये गाड़ियां हैं ही तबाहकुन, इनको चलाना ही नहीं चाहिए। भाई गाड़ी का कसूर है कि ड्राइवर का कसूर है? ड्राइवर का कसूर है। ये एक्सीडेंट के बाद समझना पड़ता है। तो अगर आप डबल स्पीड के साथ लेक्चर चलाएंगे और समझ नहीं आएगी तो फिर आपने यही कहना है क्या ये ऑनलाइन क्लासेस हैं ही फजूल, समझ आती ही नहीं है। फिजिकल में और फिजिकल में क्यों समझ आती है भला? अटेंटिव होते हैं और 1x, हाँ 2 कर भी है, करके देख, नहीं होगा, नहीं होगा, मेरी स्पीड 1x ही रहेगी। डोंट मिक्स फ्लेक्सिबिलिटी स्टडी डेली, ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? सुबह पढ़ लेंगे, सुबह दोपहर को पढ़ेंगे, रोज़ा अफ्तारी के बाद पढ़ेंगे, तरावियाँ पढ़ लें, फिर सुकून से, नींद आ रही है फिर सहरी के टाइम, चलता रहता है। कोई ना, याद रखिएगा हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ कोई ना कोई एक्टिविटी होती ही रहती है, सम टाइम गुड सम टाइम बैड। तो आपने उन एक्टिविटीज़ के साथ ही स्टडी करनी है, उन एक्टिविटी के साथ ही स्टडी करनी है। मेरे में कुछ अच्छी, जब मैं स्टूडेंट था ना, कुछ अच्छी बातें भी थी। तो उसमें एक अच्छी बात ये थी कि मैं एक दिन ईद वाले दिन पढ़ा, तो मेरा बड़ा भाई जो है वो, उसको गुस्सा आ गया, कह रहे तुम क्या है भाई, CA की किताब ही पढ़ा था मैं। कह रहा तुम लोगों को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो कि ईद वाले दिन भी पढ़ रहे हो? मैं कहा नहीं, मैं दिखाने के लिए नहीं पढ़ा, मैं तो किसी के घर जाके थोड़ी पढ़ा हूँ, अपने घर में पढ़ा हूँ। लेकिन मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि अगर आज मैंने पढ़ लिया ना आज के दिन, तो फिर मैं किसी भी दिन पढ़ सकूंगा। मैं अपने आप को ये एतमाद देने के लिए कि मैं किसी भी दिन पढ़ सकता हूँ, इसलिए आज का दिन पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो जिस दिन आपको लगे ना आज का दिन, बस मकसद ये नहीं था, मकसद ये था कि जिस दिन आपको लगे ना कि आज का दिन पढ़ना मुश्किल है, तो आपने अपने आप को चैलेंज देना है कि आज मैं 1 घंटा पढ़ के ज़रूर अपने आप को दिखाऊंगा। अगर मैंने आज 1 घंटा पढ़ लिया ना, इतने टफ टाइम में, इतनी स्ट्रेस में, इतनी मेंटल टेंशन में 1 घंटा पढ़ लिया ना, तो फिर मैं किसी भी दिन पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि हर रोज़ पढ़ें, कोई भी दिन ज़ाया ना जाने दें। हाउ मच लेक्चर टू कवर, ये अक्सर स्टूडेंट ऑनलाइन वाले स्टूडेंट से बातें पूछते हैं, सर एक दिन में कितने लेक्चर कवर? ये डिपेंड करता है। अगर ऑनलाइन, ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आपके लिए जो आप देख रहे हैं, हाँ जी आपके लिए क्या कि अगर आपने स्टार्ट से या 1 हफ्ते के अंदर अंदर, यानी आज क्या तारीख है? 18 मार्च, हाँ 18 मार्च, अगर आपने 25-26 मार्च तक एडमिशन लिया है तो रोज़ का 1 लेक्चर लेना है, रूटीन वाला। अगर रिजल्ट आने पे, जब भी रिजल्ट आता है उस वक्त आपने ज्वाइन किया है, तो फिर क्या करना है? 2 लेक्चर, 1.5 लेक्चर लेना है। रिजल्ट के बाद कितने? 1.5 लेक्चर का मतलब क्या है? 1 लेक्चर फिर अगला लेक्चर आधा छोड़ देना उधर, नहीं। इसका मतलब ये है हफ्ते में 9 लेक्चर पूरे करने हैं। कभी 1 ले लिया, कभी 2, कभी 1, कभी 2। इजी लगा तो 2 लेक्चर ले लिया, मुश्किल लगा तो 1 लेक्चर, हफ्ते में 9। इस तरीके से चलना है। कब? ये किन स्टूडेंट्स के लिए है? जिन स्टूडेंट्स से रिजल्ट के बाद, और जो रिजल्ट के भी 1 महीने बाद आते हैं, वो पहले तो रीसेस कर ले उन्हें वाकई ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट के 1 महीने बाद सिर्फ रिपीटर ज्वाइन करे और कोई ना ज्वाइन करे। फ्रेश स्टूडेंट अगर रिजल्ट के 1 महीने के बाद ज्वाइन करता है, कोई फ़ायदा नहीं है। उसे चाहिए कि वो ना, हाँ वो शुरू से, लेकिन जो रिपीटर हैं वो अगर रिजल्ट के 1 महीने बाद ज्वाइन करते हैं वो कवर कर सकते हैं, लेकिन उनको फिर क्या करना पड़ेगा? 2 लेक्चर 1 दिन में करने पड़ेंगे। और 2 लेक्चर से मुराद सिर्फ 2 वीडियो लेक्चर्स नहीं है, लेक्चर इंक्लूड्स होम असाइनमेंट्स, ठीक है जी। लेक्चर प्लान मैंने आपके साथ शेयर किया कुछ, देखिए क्या होगा, ज़रा गौर से सुन लीजिए। हर रोज़ मैं आऊँगा, लेक्चर की हमारी ड्यूरेशन है 1.5 घंटे। ये इसलिए ये प्लानिंग है ना, अगले सारा 100 लेक्चर्स इसी तरीके से चलनी है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ आज यही निपटा दूँ। सबसे पहले क्लास में आके 3 मिनट का मैं ओवरव्यू दूंगा कि आज हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? आपका माइंड रेडी हो जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि आगे ब्लैंक कोई नहीं है, कोई डार्कनेस नहीं है, बल्कि आपको पता चल जाएगा आज के लेक्चर में ये पढ़ने जा रहे हैं हम, टेम्पो बन जाता है। फिर
अगले 25 मिनट में 20-25 मिनट में आपका क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। आप पिछले लेक्चर में से आपके क्वेश्चंस होंगे, मैं उनको आंसर करूंगा तकरीबन 20 से 25 मिनट, और फिर हम इसी 20-25 मिनट में पास्ट पेपर के कोई 2-3 क्वेश्चन भी डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, ओवरव्यू क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर आपके असाइनमेंट में से, प्रीवियस लेक्चर में से, और फिर पास्ट पेपर की डिस्कशन होगी। 55 मिनट का फ्रेश कंसेप्ट होंगे, फ्रेश कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उसमें खास तौर पे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स होंगी, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, केस स्टडीज पूछता है, तो आपको लेक्चर के दौरान में ही जब केस स्टडीज की एग्जांपल दी जाएगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आती है। जब लेक्चर हो जाएगा पूरा एंड पे 2 मिनट्स की पहली रिवीजन आपकी लेक्चर एंड पे हो जाया करेगी। ये मैं अक्सर भूल जाया करता हूँ, तो आप जब भूल जाया करूँ आप मुझे याद करवा देना है। 2 मिनट की क्विक रिवीजन कि आपने आज सारा दिन क्या पढ़ा, पहली रिवीजन आपकी क्लास में ही होगी। फिर इसके बाद होगा 10 मिनट्स मेंटीमीटर। मेंटीमीटर क्या होगा, हर क्लास के एंड पे हमने एक छोटी सी एक्टिविटी रखेंगे, इसमें जो कुछ क्वेश्चंस आपसे 8-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और देखा जाएगा कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जिसने पूरी क्लास को अटेंटिवली सुना है। उसी क्लास के एंड पे, उसी क्लास में जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं उसमें से 8-10 सवाल पूछे जाएंगे। यानी मैं असेस कर लूँगा ना इस पूरे, आपको पता है ये जो 1.5 घंटे का लेक्चर होता है ना, उसमें काम की चीज़ जो होती है ना, जो आधे घंटे की होती है, बाकी तो एक्सप्लेनेशन होती है, एग्जाम्पल्स होती हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, काम की चीज़ें जो होती हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कम होती, तो उन चीज़ों की समरी बना के एंड पे आपसे पूछ ली जाएगी, ताकि पता चल जाए एग्जाम लेवल के लिए आप तैयार हो गए कि नहीं। अब ये कैसे होगा ये भी आपको कल से बताया जाएगा। फिर इसके बाद माइंड मैप दिया जाएगा। माइंड मैप क्या है, 1 पेज की ग्राफिकल समरी है, कलर में 1 पेज की ग्राफिकल समरी है। इससे आपका पूरा लेक्चर एक नज़र में आपके सामने, जैसे 1.5 घंटा है ना, आपको ये पेज दिया गया, अभी नहीं दिया गया, ये आज मैंने क्या पढ़ाया, ये सारा कुछ पढ़ाया। आपसे घर जाके कोई पूछे, कोई स्टूडेंट आज नहीं आया कि सर से कैसे क्या पढ़ाया आज सर ने, आप उसके साथ ये शेयर कर दें, ये पढ़ाया सर ने। एक तो वो प्लान था, प्लान इतना डिटेल नहीं होगा, रिवीजन करने के लिए ये है आपके, ये सारी चीज़ें पढ़ लो, सर ने यही पढ़ाई थी। ये है 1 पेज ग्राफिकल समरी। मुझे खुद बताइए, घर जाके अफ्तारी से 10-15 मिनट पहले अगर आप इस पेज को सामने रख लें, 10 मिनट में सारा कुछ आप रिवाइज कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, हो जाएगा कि नहीं, जो 1.5 घंटे में आपने सीखा। ये है माइंड मैप, इसको हम क्या बोलते हैं, माइंड मैप। ठीक है, ये आपके साथ शेयर किया जाएगा, लेकिन ये अमूमी तौर पे आपके साथ शेयर किया जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। आगे चलते हैं, ड्यूरिंग लेक्चर, आफ्टर लेक्चर क्या होगा, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग LMS के ऊपर। एग्जाम क्वेश्चन में से हम निकाल लेंगे प्रैक्टिस, कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। ये आपको पता है कोयला में और हीरा में क्या फ़र्क होता है, हीरा भी कार्बन ही होता है ना, कोयला भी कार्बन ही होता है। क्या होता है, सख्त प्रेशर बर्दाश्त किया होता है। तो आप भी कोयला हैं इस वक्त, हम भी कोयला थे। प्रोफेसर ने हमें, हमारे सीनियर ने हमें काम सिखा के हीरा बनाया, लेकिन बर्डन के बगैर, फोर्स के बगैर, प्रेशर के बगैर हीरा नहीं बन सकेंगे। तो ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको उस प्रोसेस से गुजारने के लिए हैं। इसमें ICAP के जो मुश्किल क्वेश्चंस होंगे उनको सिंप्लीफाई करके छोटे छोटे बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन की शक्ल में हम आपके लिए डेली टेस्ट बनाया करेंगे। ये क्या होगा, डेली टेस्ट। लेकिन इसमें आपको लिखना कुछ नहीं है, LMS के ऊपर होगा। 10 मिनट के अंदर लॉग इन करना है, पूरे दिन में किसी भी वक्त लेक्चर लेने के बाद, और वैल्यूएट करना है कि क्या आप ICAP के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के काबिल हैं कि नहीं। पहले छोटे छोटे कंसेप्ट, फिर इसके बाद ICAP की बड़ी केस स्टडी। फ्लैश कार्ड्स होंगी रिवीजन के लिए। ब्रेनस्केप मैंने आपको पहले बता दिया, ब्रेनस्केप किस लिए था, सर भूल जाता है, जो याद करते हैं हम भूल जाता है, नो प्रॉब्लम, ब्रेनस्केप। ठीक है, फिर इसके बाद गोल्डन स्टेटमेंट, ये थोड़ा सा लेट हो गया, ये ब्रेनस्केप ही एप्लीकेशन। ये अगर 20 साल पहले आई होती ना तो गजनी मूवी बनती ना, क्यों ना बनती। ब्रेनस्केप पे प्रैक्टिस कर करके उसे याद रहता, वो कभी भूलता ही ना। ठीक है, तो ये इसका पर्पस क्या है, जिन लोगों को भूलने का मसला है उनकी मेमोरी, उनकी प्रैक्टिस कराना। फिर गोल्डन स्टेटमेंट होगी। गोल्डन स्टेटमेंट क्या होती है, गोल्डन स्टेटमेंट हम बोलते हैं पूरे लेक्चर में जो सबसे ज़्यादा काम की बात होती है, पूरे लेक्चर में जो सबसे ज़्यादा काम की बात होती है। हम छोटे थे ना, हमारी ताई अम्मी वो लस्सी बनाया करती थी, तो वो लस्सी के ऊपर ना फिर वो झाग आती थी, वो मक्खन बनता था, वो मक्खन। ये है पूरा लेक्चर, उसमें लस्सी भी है, कच्ची लस्सी भी है, उसमें मक्खन भी है। पूरे लेक्चर की जो मक्खन मलाई निकाल ले उसे हम क्या कहते हैं, गोल्डन स्टेटमेंट।
वो आपके साथ अलहदा से शेयर कर दी जाएगी, ताकि घर में जब आप बैठे सोने के लिए एकदम से व्हाट्सएप पे मैसेज आए, सोने के लिए बैठे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज देखा, क्या आया, गोल्डन स्टेटमेंट्स, बैठे बैठे रिवाइज हो गया पूरा लेक्चर, बैठे बैठे रिवाइज हो। ये करते हैं, पता क्या करते हैं वो, उनके 6-7 रिसोर्सेज होते हैं, वो कहते हैं इधर से स्टूडेंट नहीं काम करेगा, इधर से फंसा लो उस बच्चे को, इधर से काम नहीं करेगा, इधर से फंसा लो, किसी ना किसी एंगल से। देखिए मिल मिला के ना, देखिए सबका फोकस एक ही है, क्या कि जो ICAP के कंसेप्ट है वो आपके माइंड में बिल्ड कर देने हैं, एक तरीके से नहीं तो दूसरे से, दूसरे से नहीं तो तीसरे से, तीसरे से नहीं तो चौथे, किसी ना किसी तरीके से, कहीं तो आप फंसेंगे। ये 24/7 AI इंस्ट्रक्टर, ये आपके LMS के ऊपर एक इंस्ट्रक्टर, ये बेसिकली चैट बॉट है, आपको थोड़ा सा मैं टेक्नोलॉजी का बता, चैट बॉट है। इसमें कुछ आपकी जो क्वेरीज होंगी मैं बना के उसके अंदर एम्बेड कर दूंगा, आप किसी भी वक्त ऑडिट में जो चैप्टर्स जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड उससे क्वेश्चन पूछना चाहे वो आपको बता देगा। ये कैसे चलेगा ये भी आपको आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करेंगे। इन शॉर्ट से करें, छोटा सा ये रोबोट है, AI रोबोट है, लेकिन असल में AI रोबोट नहीं है, ये मैंने इसको एग्जैजरेट किया है। ये है एक चैटबॉट, छोटा सा चैटबॉट होता है, एम्बेड हो जाता है। इसमें यह है कि किसी भी वक्त आप रात को कोई सवाल पूछना हो तो सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकते, रात को सवाल पूछना है, नींद नहीं आएगी वरना, तो वेबसाइट पे जाएं, उससे क्वेश्चन पूछे, वो आपको आंसर बता देगा। ठीक है, फिर है इंटरेक्टिव रिवीजन। इंटरेक्टिव रिवीजन क्या है, ये मैं भी सीख रहा हूँ। ये आइडिया क्या है कि आपके पूरे चैप्टर्स को इंटरेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इंटरेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, ये मैं भी सीख रहा हूँ, ये जब मैं थोड़ा मज़ीद इसके ऊपर एक्सपर्ट हो जाऊँगा फिर आपके साथ शेयर करूँगा कि ये क्या चीज़ है। लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ है इंटरेक्टिव। मतलब इंटरेक्टिव मतलब फीडबैक मिलता है, इंटरेक्शन होता है, 2 वे। मतलब लैपटॉप में आप क्लिक कर रहे होंगे, वो आपको बता रहा होगा, कुछ कम्युनिकेशन कर रहा होगा। बहरहाल चलें जी, लेक्चर प्लान भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, अब आगे क्या करना है? हाँ, ये अहम चीज़, स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल 2 हैं आपके, आप दोनों में से कोई एक बुक सेलेक्ट करेंगे। बल्कि देखें, मेरी आदत नहीं ऑप्शन देना बच्चों को, ऑप्शन दे तो कंफ्यूज होते हैं कि आपने करना क्या है, ये सुन लें। चाहे तो मेरी बात को फॉलो करें, चाहे ना करें, लेकिन मेरी सजेशन क्या है, हमारी बुक्स हैं, आपने हमारी वाली बुक्स लेनी है, तैयारी उनसे करनी है। ICAP की बुक भी आपके पास होनी चाहिए। पढ़ना दोनों बुक्स से है, ICAP याद इस बुक से करना है, पढ़ना दोनों से है, याद किसे करना, इससे करना है। कंसेप्ट इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, ये हमने मैच किए हुए हैं। ठीक है, एक एक कंसेप्ट को मैच किया हुआ है, इसमें भी वही, इसमें भी वही। इसमें अल्फाज थोड़े मुश्किल है, ये गोरे ने बनाई है, गोरे की वोकैबुलरी कुछ और होती है, उसने अपने बच्चों के लिए बनाई थी, हमने उसे कहा यार हमारे, उन्होंने कहा ये ले, हालांकि बड़ी एडजस्टमेंट करनी होती है, लेकिन बहरहाल तो ये इसमें वोकैबुलरी बड़ी टफ इस्तेमाल हुई है, सेंटेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट है, कुछ चीज़ों की तरतीब मेरे ख्याल में आगे पीछे है, मेरे ख्याल में, हो सकता है किसी और का ख्याल ऐसा ना हो। इसमें हमने कोशिश की है कि उनको सीधा पतला करके चीज़ों को आपके सामने रखा जाए। कंसेप्ट सेम है, इजी है, स्ट्रक्चर्ड है, याद इसमें से करेंगे, इसमें से याद करना बहुत ही मुश्किल है। आप में से जिन स्टूडेंट ने अगर ICAP की बिजनेस लाया, कंपनी ला की बुक पढ़ी है, उनको अंदाज़ा होगा कि वो अल्फाज याद करना मुश्किल। कंसेप्ट ठीक है, ये नहीं है कि इसमें कंसेप्ट ना ना ना, कंसेप्ट इसमें बिल्कुल ठीक है, याद करना स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। तो हाँ, इसमें पढ़ ज़रूर लेना। पढ़ क्यों लेना है? ताकि आपकी तसल्ली हो जाए कि जितने भी कंसेप्ट ICAP की बुक में हैं वो सारे इसमें, हर लेक्चर के साथ हम दोनों बुक्स का रेफरेंस भी देंगे। जो स्टूडेंट हमारी बुक को फॉलो करना चाहें वो हमारी बुक से याद करें, फिर ICAP की बुक से पढ़ें। जो ICAP की बुक को फॉलो करना चाहें उनके लिए भी रेफरेंस होगा, जो ताकि दोनों ऑप्शन हो आपके पास, जिस मर्जी सेट से पढ़े। लेकिन रिकमेंडेशन मेरी क्या है, याद यहाँ से करें, रीड ये भी कर लेना है, रीड ज़रूर करना है। क्यों रीड करना है? हाँ जी, और आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। जो आप फ्रेश स्टूडेंट हैं, आपके पास तो 14th एडिशन आएगा नया, जो तकरीबन 8 से 10 दिन के बाद पब्लिश होगा। जो रिजल्ट के बाद स्टूडेंट्स आएंगे ना, उनके पास होगा पुराना एडिशन 3rd, वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बल्कि पुराने वाले स्टूडेंट को वही एडिशन यूज़ करना चाहिए, उन्हें नई बुक नहीं लेनी। जिसने पिछले सेशन में पेपर दिया और पास नहीं हो सका रिजल्ट आने पे, उसने नई बुक नहीं लेनी, पुरानी ही यूज़ करे। लेकिन आप जो स्टूडेंट जो पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, आपने लेटेस्ट एडिशन 14 एडिशन जो कि 8 से 10 दिन के बाद आएगा इंशाल्लाह, तब तक आपको नोट्स क्लास में दे दिए जाएंगे। आथर बुक स्ट्रक्चर सुन, अच्छा कोर्स कवरेज सुन लें। हमारे 100 के करीब लेक्चर्स होंगे, लेक्चर्स की ड्यूरेशन तकरीबन 1.5 घंटा है। कंप्लीट होगा तकरीबन 15 जुलाई को।
30 जुलाई कॉलेज की तरफ से 31 जुलाई दी जाती है डेट हमें, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि 15 जुलाई को, क्योंकि लेक्चर की ड्यूरेशन हमने बढ़ा दी है। लेकिन बहरहाल 15 से 20 के दरमियान में कोई डेट हो सकती है। फिर लिखा हुआ है लर्निंग ए कर्व होगी। लर्निंग ए कर्व क्या होगा, मतलब ज़रा जल्दी से समझ लीजिए। यहाँ पे हम खड़े हैं पॉइंट ए पे, ये पॉइंट सी है। 4 महीने हैं हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। कितने महीने हैं? 4 महीने का कोर्स होता ना, 4 महीने हैं। ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी तक कितने अरसे में पहुँचेंगे? ये 50% है। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस उतना ही जितना यहाँ से यहाँ। कितने में? 2 महीने में नहीं पहुँचेंगे, 2.5 महीने में पहुँचेंगे। इसलिए कि ये वाला फेज़, कभी पहाड़ चढ़ा तो आपको पता चले ना, ये वाला फेज़ मुश्किल होता है। ये जो उतराई वाला फेज़ होता है ये आसान होता है। ये सब्जेक्ट की बेस बनानी है, बेस बनानी ज़्यादा मुश्किल है। एडवांस कंसेप्ट है ना, आसान होता है। बेस के ऊपर ज़्यादा मेहनत पड़ती है, ज़्यादा मेहनत पड़ती है। कभी आपने देखा वो गमले बनाते हुए किसी को? वो हमारे घर के करीब एक थी नर्सरी, घर से थोड़ा सा दूर होती थी नर्सरी। उसमें एक होते थे बाबा जी, वो गमले बनाते थे। वो जब मिट्टी कच्ची होती है ना, उस वक्त उनका काम बहुत सेंसिटिव होता है। वो हल्का सा हाथ गलत पड़ जाए ना, वो गमला ख़राब हो जाता है। एक दफ़ा उसकी शेप बन जाए ना, फिर बस उसे धूप में रख देते थे पक्का होने के लिए, फिर प्रॉब्लम कोई नहीं होती थी। जब पक्का हो जाए ना, उसके बाद उसको चाहे ठुड्डे मारे उसको, अमूमी तौर पे हल्के फुल्के ठुड्डे से नहीं टूटता था। तो यही बात कंसेप्ट की है। शुरू के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं ना, ये बड़े ध्यान से बिल्ड करने होते हैं। यहाँ पे एक गलत कंसेप्ट बिल्ड हो जाए ना, आगे चल के वो नुकसान देता है। तो इसीलिए यहाँ पे चूंकि एहतियात ज़्यादा है, यहाँ पे मैं तेज़ नहीं कर सकता अपनी स्पीड, वरना आपको कंसेप्ट शायद समझ भी ना आए। तो यह इसलिए थोड़ा तो आपने ये नहीं समझ, अमूमी मैं पहले तो इसलिए बता रहा हूँ कि आपके जरिए में ये ना आए कि सर ने एंड में भागम भाग की है। एंड भाई सब्जेक्ट का जो ऊंच नीच है उस हिसाब से यही अप्रोच बनती है कि यहाँ से यहाँ तक 2.5 महीने, 2 महीने 2.5। आगे वाला काम आसान होता है जब आपके बेसिक कंसेप्ट्स बन चुके होते हैं। अच्छा, आप बुक का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आखिरी चीज़, इसके बाद लेक्चर ख़त्म है हमारा। बुक का स्ट्रक्चर क्या होगा? बुक डिवाइड होगी डिफरेंट चैप्टर्स में। हर चैप्टर के स्टार्ट में इस तरीके से आपको पेज मिलेगा, ठीक है। हमने पूरे कोर्स को चैप्टर्स में डिवाइड किया, ICAP ने भी चैप्टर्स में डिवाइड किया। फिर उसके बाद हमने इसे डिफरेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव में डिवाइड किया, कंसेप्ट्स में, ठीक है। हमारे तकरीबन कमोबेश कोई 250 के करीब कंसेप्ट्स हैं। कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कंसेप्ट्स ज़्यादा भी हैं, 250 के करीब कंसेप्ट्स हैं। तो हर चैप्टर के स्टार्ट में पहला पेज जो होगा उसमें आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने पहले मेरी कोई किताब पढ़ी है तो उसको तो अंदाज़ा होगा क्या स्ट्रक्चर है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम है उनके लिए गाइड कर रहा हूँ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव के आगे ICAP का स्टडी टेक्स्ट रेफरेंस है, ICAP का बुक रेफरेंस है। कैफ 8 में ICAP की बुक 2 हिस्सों में है, बाकी सब्जेक्ट्स में मेरा ख्याल है एक ही हिस्सा होता है उसका, उसी के अंदर टेक्स्ट है, उसी के अंदर क्वेश्चन होते हैं। कैफ 8 में अभी तक जो ICAP की चल रही है प्रैक्टिस, स्टडी टेक्स्ट अलहदा होती है, क्वेश्चन बैंक अलहदा होता है। तो देखें हर कंसेप्ट के साथ हमने रेफरेंस दिया हुआ है। क्या रेफरेंस दिया हुआ है? कि आपने अगर ये कंसेप्ट पढ़ लिया है और ICAP की बुक्स से अब आप रीड करना चाहते हैं, देखने के सही पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, पूरा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, तो आपको यही कंसेप्ट ICAP के कहाँ मिलेगा? बुक में, चैप्टर 1 में, ICAP के चैप्टर 1 में, उसके पैरा नंबर 1.2, 1.3, 1.4, 5.1। अच्छा, यहाँ पे लिखा है 1.3 पार्ट। 1.3 पार्ट का मतलब है 1.3 का आधा हिस्सा इस कंसेप्ट से रिलेटेड है, आधा हिस्सा किसी और कंसेप्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है। वो कहीं आके होगा, कभी पार्ट भी आएगा। पार्ट का मतलब क्या है कि ये सिर्फ इसका 1.3 का पूरा पैरा नहीं, आधा पैरा इस कंसेप्ट से रिलेट करता है, आधा किसी और से होता है, उसको आपने छोड़ देना है। और फिर इसके बाद अगर ICAP के आप क्वेश्चन पास क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन करना चाहते हैं तो किधर जाना पड़ेगा? बाकी बुक्स में ICAP का टेक्स्ट के उसके नीचे ही उसने क्वेश्चन दिए हुए हैं, सही है ना, लेकिन ऑडिट के अंदर उसने क्वेश्चन बैंक अलहदा दिया है, मैंने उसका रेफरेंस भी आपको दे दिया। लेकिन अगर आप ये बुक फॉलो कर रहे हैं तो ICAP की बुक के क्वेश्चन बैंक की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, उसके सारे क्वेश्चन हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हुए। क्लियर हो गया ये? यहाँ पे आपको 3 लर्निंग, इस चैप्टर में कितने कंसेप्ट्स हैं बड़े?
उसका रेफरेंस आई कैप के साथ ये समझ आ गया आपको। आगे चलते हैं, नीचे इसी तरतीब के साथ आपको ये थोड़ा मार्किंग पास्ट पेपर ट्रेंड अंदाज़ा कि आपको पास्ट में किस किस अटेम्प्ट में कितने नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। फिर ये थोड़ा सा चैप्टर का ओवरव्यू दिया हुआ है। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव आ गया उसी तरतीब के साथ 1 2 3। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 है, फिर आगे 2 होगा, फिर 3 होगा। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 है, हेडिंग आ गई, ये आगे चल रहा है। ये सारा इसके अंदर मटेरियल है जो आपने पढ़ना है, समझना है, याद करना है। पढ़ना है, समझना है और याद करना है। आगे चलते हैं, पढ़ना है, समझना है, याद करना है। जब लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा तो एक हमने चीज़ जो इसमें ऐड करने की कोशिश किया वो ये कि हर कंसेप्ट के बाद ही आपकी वैल्यूएशन हो जाए। आपको पूरा चैप्टर या पूरी बुक कंप्लीट करने के बाद ना पता चले किस लेवल पे हैं, हर कंसेप्ट के बाद ही हमने आई कैप का या कुछ डिफरेंट एग्जामिनेशन बॉडी के क्वेश्चन ऐड किए हैं। अगर आप ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ के इन क्वेश्चंस को आंसर करने के काबिल हैं, इसका मतलब है इसका हक अदा हो गया, आपकी एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन होगी, आगे चलें। लेकिन अगर ये समझ नहीं आती आपको क्वेश्चन, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। तो हमने हर कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन दो तरह के आपको मिलेंगे, कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन यानी रटे वाले क्वेश्चन और केस स्टडी। किसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे सिर्फ कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन होगा, किसी के एंड पे सिर्फ केस स्टडी होगी, किसी के एंड पे सिर्फ दोनों होंगे। जो जो होंगे आपने वो करते जाना है। ये सारे केयरफुली सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि आप कहें कि ये पढ़ा कुछ हो रहा है और ये पूछ कुछ हो रहा है। ये सारे हमने इसको लिंक करके सिंक्रोनाइज करके आपके सामने रखा हुआ है। फिर इन क्वेश्चन का आंसर एंड पे आपको मिलेगा। जैसे आगे देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 चल रहा है, फिर 3 आ गया, फिर इसके बाद आगे चलते जाएं 2 और 3 के एंड पे भी क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं ना आपको। ये इनका सोल्यूशन आ गया ताकि जो आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ा है उसका क्वेश्चन किया, उसका आपको सोल्यूशन भी पता चल जाए कि सोल्यूशन ठीक है कि नहीं आपका। ठीक है, मैच कर गया तो ठीक है, और अगर मैच ना किया तो हाँ शाबाश, तो भी ठीक हो सकता है। यही तो सीखा था हमने पहले। ठीक है, क्योंकि ये काउंटिंग नहीं है, ऑडिट है, जजमेंट है। इसमें आप देखिए एग्जामिनर में, आपको पता है एग्जामिनर कमेंट्स क्या होते हैं? वो गलतियां जो बच्चों ने इस क्वेश्चन में की होती है। आपने एग्जामिनर कमेंट्स लाजमी पढ़ा करने हैं। उसके बाद मार्किंग स्कीम पता है आपको क्या होती है कि सोल्यूशन में क्या लिखा होगा तो नंबर मिलेगा। इसका मतलब है सोल्यूशन में यही चीज़ें लिखनी थी, इनके अलावा और कोई भी चीज़ लिखेंगे तो उसका नंबर नहीं मिलना। वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा है। शुरू में ये प्रॉब्लम होती है, शुरू में प्रॉब्लम होती है कि आप कभी ज़्यादा लिख लेंगे, कभी कम लिख लेंगे, कभी इधर की बात उधर लिख लेंगे, कभी उधर की बात उधर। ये नेचुरल है, ये नेचुरल। शुरू के 10-12 लेक्चर्स में ये प्रॉब्लम होगी। फिर इसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन के अंदर किस लफ्ज़ से आपको पता चलता है क्या लिखना है। हकीम लुकमान के बारे में आपने सुना हुआ है कि उसे जड़ी बूटियाँ बताया करती थी कि हम किस मर्ज़ के दवा हैं, लेकिन असल में जड़ी बूटियों की ज़ुबान तो नहीं होती थी। तो वो मुहावरा है बेसिकली। वो अंदाज़ा वो अपने प्रोफेशन का एक्सपर्ट था ना, उसे पता था किस आबो हवा में पौधा उगता है तो उसकी क्या खसूसियात होती है, उसका कलर किस तरह का होता है, ठीक है, उसकी शेप। वो अपने उसके प्रोफेशन के, मुझे तो नहीं पता, लेकिन किस तरह की चीज़ें होती होंगी। इसी तरह याद रखे क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन खुद बताता है मेरा सोल्यूशन क्या है। याद रखिएगा, आज भी ये बात कर रहा हूँ, आखिरी लेक्चर में भी ये बात याद करवाइएगा, दोबारा बोलूँगा। क्वेश्चन खुद बताता है मेरा सोल्यूशन क्या लिखना है। शर्त है कि आपने सिलेबस पूरा पढ़ा हो। क्वेश्चन के अंदर कुछ अल्फाज होते हैं, अभी आप इस काबिल नहीं हैं कि आपको पता चल जाए इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, किस लफ्ज़ की सिग्निफिकेंस कम है, किसकी ज़्यादा है। यही तो मैंने सिखानी है चीज़ें। तो अभी आप इस काबिल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आप इस काबिल होते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा इस लफ्ज़ का मतलब ये, इस लफ्ज़ का मतलब ये। खासतौर पर पास्ट पेपर की डिस्कशन कराते हुए मैं अल्फाज अंडरलाइन करवाऊँगा आपको और उनका मतलब बताऊँगा। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट किया इसमें, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव और उसके बाद हमने सप्लीमेंट क्वेश्चन तो दे दिए। टेक्स्ट पढ़ते हुए ना कुछ वर्ड्स को बोल्ड किया हुआ है, नज़र आ रहा है आपको? ये कलर आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये कलर मैंने अपने लिए किया हुआ है। जो आपको बुक मिलेगी वो ब्लैक एंड वाइट ही मिलेगी। तो ये बोल्ड किया हुआ है, ये इसको कहते हैं बायोनिक रीडिंग मेथड। बायोनिक रीडिंग मेथड क्या है कि ये आपकी स्पीड को बढ़ाता है, ख़ासतौर पे रिवीजन, पढ़ने की स्पीड को बढ़ाता है, पढ़ने की स्पीड को बढ़ाता है। आपको एक छोटी सी टिप बताता हूँ, फोकस की। फोकस पढ़ते हैं, फोकस करना है ना, छोटी सी टिप। फोकस बच्चों से सीखना चाहिए। बच्चे कैसे करते हैं फोकस? जब कभी आप कोई रीड कर रहे हो ना, रीड कर रहे हो, सिंपल क्या करना है, कोई पेन पेंसिल पकड़ के, अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, पेन पेंसिल पकड़, जो पढ़ रहे हैं ना उसके ऊपर है। जैसे छोटे होते ना, आपको याद है छोटे होते उंगली रख के पढ़ते थे हम,
वो बहुत इफेक्टिव तरीका होता था फोकस का। आप ये छोटी सी टिप है, इसको आजमा के देख लीजिएगा। जैसे ही आप पेन रखेंगे ना, जो चीज़ पढ़ रहे हैं, आपका फोकस 50% बढ़ जाएगा। ठीक है, इधर उधर की जो डिस्ट्रैक्शंस होती है ना, उनकी तरफ तवज्जो कम जाएगी। सिर्फ इतना करना है, जब भी पढ़ना है क्या करना है, हाथ में पेन या पेंसिल बंद करके, अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ रहे हो उसके ऊपर ऐसे फेरते जाएं, या ऐसे उंगली रखे, पेन पेंसिल नहीं भी उंगली रखे बच्चों की तरह, कोई मसला नहीं, फोकस बढ़ेगा। ठीक है, आप ये आजमा के देखिएगा। तो ये भी बेसिकली ये बायोनिक रीडिंग मेथड है। ये क्या कहता है, ये फोकस बढ़ाने के लिए, स्पीड रीडिंग के लिए, खास तौर पर रिवीजन। एक दफ़ा जब आप पढ़ लेंगे ना इस पूरे पैराग्राफ को, उसके बाद आपका माइंड ऑटोमेटिकली सिर्फ जो अहम अल्फाज हमने बोल्ड किए हुए ना, उनको भी पढ़ लेगा ना, आपको पूरा मतलब समझ आएगा सेंटेंस का। यानी एक दफ़ा पहले पूरा पढ़ लें पैराग्राफ, उसके बाद जब रिवीजन करने के लिए जाए ना, पूरा पैराग्राफ नहीं, जल्दी जल्दी से आप सिर्फ बोल्ड वाले वर्ड्स को भी पढ़ते जाए ना, आपको पूरा कंटेक्स्ट, पूरी चीज़ समझ आएगी। यह है बायोनिक रीडिंग मेथड। ठीक है, इसलिए हमने कुछ हाईलाइट किया हुआ है। कुछ और भी आपको पता है, गोरे तजर्बे करते रहते हैं और हम देखते रहते हैं वो क्या कर रहे हैं। तो और भी आपको पता है वो किसी भी लफ्ज़ का अगर पहला वर्ड का पहला और लास्ट अल्फ़ाबेट अपनी जगह पे हो ना, दरमियान वाले आगे पीछे भी कर दें, तो आप रीड कर लेते हैं। आपने ये रिसर्च भी सुना, ये भी उसी तरह की एक रिसर्च है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ स्पेलिंग से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऑडिट के पेपर में स्पेलिंग की गलती है, ग्रामर की गलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। तो ये हमने कोशिश किया है, एक्सपेरिमेंट किया था हमने 2 सेशन पहले। स्टूडेंट से फिर फीडबैक लिया, स्टूडेंट ने कहा सर इससे अच्छा फ़ायदा था, रिवीजन के वक्त इससे फ़ायदा होता है, तो फिर हमने इसको कंटिन्यू किया। उम्मीद है आप भी जब इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको भी ये यूज़फुल चीज़ लगेगी। ये था जी हमारा आज का ओरिएंटेशन का लेक्चर। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कोई अच्छा सुन लीजिए, आपको हर चीज़ प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी है। जो स्टूडेंट्स आप मेरे पास एनरोल्ड हो गए ना, ये अल्लाह ताला ने एक दिन मेरे से हिसाब लेना है कि भाई तुम्हारे पास स्टूडेंट भेजे थे, हक अदा किया कि नहीं किया। मुझे इसका एहसास है, लेकिन ये भी एहसास है कि मैं जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकूँगा, तो उसकी तो अभी से माफ़ी तलाफ़ी करते हैं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। आपने प्रोफेशन में कहीं पे कुछ भी हो रहा हो, कहीं से कोई भी बात आपको पता चले, आपका दोस्त बैचमेट आपको कहे ये हो गया सब्जेक्ट में, ये चेंज आ गई है, आई कि आपने ये कर दिया वो कर दिया है, आपने कहना ठीक है, एक कान से सुनना है दूसरे कान से निकाल देना। पूरे सेशन में आखिरी दिन तक जो भी चीज़ हुई ना, आपने उसे कहना भाई मैंने सर को फीस जमा करवाई है, सर की जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी आती है ना तो वो मुझे बताना, सर की जिम्मेदारी है, सर ने खुद ही जो करना होगा कर लेंगे। आपने और किसी तीसरे बंदे की बात पे कान नहीं धरने। और ये हर टीचर का असूल होता है। आप जिस भी टीचर के पास जाते हैं ना, जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे मेडिसिन लेके दूसरे डॉक्टर से चेक करवाते हैं ना, डॉक्टर साहब देखें सही दी है कि नहीं दी। ऐसे करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते, ब्लाइंड रिलाई करते हैं ना। हालांकि अगर गलत मेडिसिन आए तो जान भी जा सकती है। उतना ही ब्लाइंड रिलाई आपने टीचर पे नहीं करना। हमारा प्रोफेशन कहता है रिलाई नहीं करना। लेकिन जो चीज़ भी आपके लिए ज़रूरी होगी वो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, मेरी जिम्मेदारी है। आपके जहन में कतन ये बात ना है कि कोई चीज़ चेंज हो गई है और आपके टीचर को पता ही नहीं, टीचर सो रहा है। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। होगा भी तो जब मैं जाग जाऊँगा फौरी तौर पे आपको बता दूँगा। क्लियर जी? आपने जो चीज़ भी इस सब्जेक्ट में तैयार करनी है वो मेरे से आपको मिलेगी, तो आपने वही तैयार करनी है। कोई क्वेश्चन और पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।